वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भाई 5th सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों की बुक का नाम है भाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। हिंदी में बोले तो भाई प्रशासन और लोक नीति तथ्य एवं सिद्धांत। ठीक है ना, ये भाई लोक नीति टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो भाई, इसका मैं आप लोगों को यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। इससे पहले जितने भी भाई चैप्टर्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनकी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको ये चैप्टर भी समझ में आने वाला है। ठीक है, और भाई इंग्लिश मीडियम के हो आप, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पे भाई मेरा एक इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा होगा, तो आप इसे भाई फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यहाँ पे जो है क्लियर अप कर सकते हो। चलो भाई, बात करते हैं आपके यूनिट के नाम से, चैप्टर के नाम से। तो देखो भाई, आपकी यूनिट का जो नाम है वो है प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, प्रशासनिक सिद्धांत क्या होता है अभी समझाऊंगा थोड़ी देर पहले। बाकी आप अगर शुरू से वीडियोज़ देख रहे हो हमारी सारे चैप्टर्स की, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो देखो भाई, मैं साफ सीधा से समझा दूँ। प्रशासन करने का, प्रशासन मतलब कि किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को या किसी देश को कैसे चलाना है, उसमें कैसे प्रशासन करना है, कैसे शासन करना है, उनके तरीकों को हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक सिद्धांत। यानी कि शासन करने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक सिद्धांत। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सिद्धांत मतलब आप तरीके कह सकते हो। ठीक है, नियम, कायदे, कानून, रूल वगैरह आप कुछ भी कह सकते हो। इन सिंपल लैंग्वेज में प्रशासन करने के तरीके को ही हम प्रशासनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब भाई ये जो तरीके हैं ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से मैंने आप लोगों के आगे लिख भी रखे हैं यहाँ पे, शास्त्रीय सिद्धांत और नवशास्त्रीय सिद्धांत। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो सिद्धांत है इसमें भाई 3 आते हैं और इसमें भाई 2 आते हैं। तो ये 3 हमने ऑलरेडी शुरू के 3 चैप्टर में पढ़े थे, और इस चैप्टर में भाई हम ये 2 पढ़ने वाले हैं। पहला वाला ये पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो 5th चैप्टर आएगा उसमें भाई आपका ये तार्किक निर्णय निर्माण पढ़ेंगे, यानी कि 5वां पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 3 में भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इन 3 में, इनमें मानव को ज़्यादा भाई क्या दिए, अहम नहीं समझा जाता। यानी कि जो मानव होता है उसे अहम नहीं समझा जाता, बल्कि मशीनों पे, फैक्ट्रियों पे और कायदे कानून, रियल रूल वगैरह जो होते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बल्कि मानव पे कोई फोकस नहीं होता। ठीक है, फिर इसी का विरोध करते हुए भाई ये वाले सिद्धांत आए। ठीक है, जो 2 हैं आपके नवशास्त्रीय सिद्धांत, इसमें भाई मानव पे फोकस किया जाता है। ठीक है, यानी कि भाई ये जो हम प्रशासनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो प्रशासनिक सिद्धांत भाई 2 टाइप के होते हैं। जो पहले 3 मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, ये ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, इनकी देख लीजिएगा। ये जो पहले 3 मैंने आपको पढ़ाए थे, इन तरीकों में क्या होता है, प्रशासन करने के इन तरीकों में ये कहते हैं कि भाई रूल वगैरह अच्छे बनाओ, मशीनों वगैरह पे ध्यान दो, या आपकी फैक्ट्री वगैरह उन्हें अच्छे बनाने की बात करते हैं, और मानव के बारे में कोई भी बात नहीं करता। जो उसमें वर्कर काम करते हैं उन्हें अच्छे बनाने के बारे में कोई बात नहीं करता इनमें। बट इसमें क्या होता है भाई, इसमें मानव पे ही मेन फोकस होता है। यानी कि मानव को, जो श्रमिक लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको अच्छा बनाने की, उनकी उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर बात की जाती है इन सिद्धांतों में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा फ़र्क जो है समझ में आ गया होगा शास्त्रीय सिद्धांत में और नवशास्त्रीय सिद्धांत में। भाई ये आपकी लोगों की बुक में दे तो रखा है, बट थोड़ा अच्छे से आप लोगों को नहीं समझा रखा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्लियर करने की आप लोगों को पूरी कोशिश करी है। ठीक है, अब भाई आपके चैप्टर का नाम है मानव संबंधित सिद्धांत, यानी कि ये हमारा आता है नवशास्त्रीय सिद्धांत की कैटेगरी में। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे भाई, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें मानव से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में भाई मैंने लिख रखा है एल्टन मेयो। अब ये कौन है भाई, ये एक व्यक्ति का नाम है, इंसान का नाम है, जिन्होंने भाई इस विचारधारा पे फोकस करता, इस तरीके पे ज़्यादा फोकस करा था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में सब कुछ डीप में। ठीक है, चलो भाई, अभी तक जितना भी आपको समझाया मैंने ये सब बेसिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, परिचय से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, मानव संबंध विचारधारा के उत्पत्ति शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध में हुई थी, जिसमें श्रमिक को मशीन के समान माना जाता था और मानवीय भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। तो भाई ये लाइन हमारे को वही समझाना चाह रही है, ये समझाना चाह रही है जो ऊपर मैंने पढ़ाया है। जो भाई मानव संबंधी सिद्धांत जो है ना, सिद्धांत कह लो, दृष्टिकोण कह लो, विचारधारा कह लो, कुछ भी कह लो, आप एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो भाई ये जो आई है विचारधारा, ये जो सोच आई है, ये जो तरीका आया है शासन करने का, ये शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध में आया है। ठीक है ना, शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध में, यानी कि ये वाले जो सिद्धांत है, क्यों, क्योंकि भाई इन वाले सिद्धांत में मानव को कोई भी वैल्यू
नहीं दी जाती थी। मानव को भाई क्या बोलते थे, मशीन के समान मानते थे बिल्कुल। और जो मानवीय भावनाएं थी, यानी कि मानव की जो अंदर की भावनाएं होंगी उनको कोई अहमियत वगैरह नहीं देते थे, यानी कि मानव के बारे में बिल्कुल भी अच्छा भला नहीं सोचते थे। ये सिर्फ मशीनों पे फोकस करते थे, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ठीक है ना, संगठन को यानी कि फैक्ट्री वगैरह को कैसे बढ़िया बनाया जाए, इस पर फोकस करते थे सारी बातें। लेकिन मानव के बारे में, श्रमिकों के बारे में, इंसान के बारे में, जो उसमें काम करते फैक्ट्री में, उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचते थे ये, ठीक है। तो इस वजह से इसी का विरोध करने के लिए भाई ये वाले सिद्धांत आए हैं हमारे नवशास्त्रीय सिद्धांत। तो उनमें से हमारा इसकी उत्पत्ति भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मानव संबंधित दृष्टिकोण, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, बस यही आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे समझाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे भाई उत्पत्ति के कुछ और भी कारण मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कारण है भाई 1920 से 40 के आर्थिक मंदी। तो भाई 1920 से 1940 का जो टाइम पीरियड रहा होगा ना वर्ल्ड में, ठीक है, इसमें क्या हुआ होगा भाई, इसमें आर्थिक मंदी हो गई होगी। आर्थिक मंदी का मतलब गरीबी बहुत आ गई होगी। अब गरीबी बहुत आ गई तो भाई, तो लोगों ने सोचा होगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बढ़िया मतलब कमाई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करेंगे जिससे कमाई हो सके, ठीक है। तो इस वजह से ही भाई हमारे इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, यानी कि इस तरीके की उत्पत्ति हुई शासन करने की, इस तरीके की फैक्ट्री चलाने की या कंपनी चलाने की या किसी देश को चलाने की, इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। आई होप कि आप लोगों को ये रीज़न जो है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बात करते हैं भाई दूसरा आपका जो रीज़न है, दूसरा रीज़न है भाई पूंजी आधारित उद्योग में निरंतर हानि। अब दूसरा रीज़न भाई ये दिखा रखा है, जो पूंजी आधारित उद्योग होते हैं, पूंजी आधारित उद्योग यानी कि ऐसी फैक्ट्रियां या ऐसी कंपनियां जिन पे भाई पैसों पे ही फोकस किया जाता है, उन्हें कहते हैं हम पूंजी आधारित उद्योग, ठीक है ना। तो ऐसे उद्योगों में भाई क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा ऐसी फैक्ट्रियों में, तो इस वजह से भाई इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगली भाई रीज़न क्या है हमारा, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में नई खोज। अब भाई इस टाइम पीरियड पे जो 1920 से 40 का जो टाइम पीरियड रहा होगा, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें हमारा विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी और टेक्निक जो है बहुत सारी डेवलप करी विज्ञानी क्षेत्र में, ठीक है। इस वजह से भी ये वाला सिद्धांत की जो है उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये भाई कॉमन सी बातें हैं, आप लोगों को याद रखनी है तो रख लीजिए, पेपर में कोई ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे है भाई फोर्थ पॉइंट हमारा, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध। तो भाई ये भी एक रीज़न है जिस वजह से इसकी उत्पत्ति हुई, और ये रीज़न मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया है। ये जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है ना, इसमें भाई ज़्यादा फैक्ट्रियों को वो दिया जाता था, मतलब अहमियत दी जाती थी, और रूल, कायदे, कानून, नियम, और ये मानव को कुछ भी नहीं समझते थे, मानव की भलाई के लिए कोई बात नहीं करते थे। तो इसके विरोध में भी भाई इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यही पॉइंट आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अगला है भाई श्रम संगठन का एकजुट होना। अब भाई ये क्या रीज़न है, ये देखो, श्रम मतलब तो आप जानते हो श्रमिक है, और संगठन मतलब कि श्रमिकों का ग्रुप, ठीक है ना, यानी कि जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनका ग्रुप जो है वो एक साथ जुड़ गया था, यानी कि एक साथ इन लोगों ने भाई हड़तालें वगैरह करी, एक साथ भाई इन लोगों ने डिमांड करी कि हम पे भी फोकस करो, हमारी भलाई के लिए भी बारे में भी कुछ सोचो। इस वजह से इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है, इस विचारधारा की उत्पत्ति हुई है, इस तरीके की भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। मानव संबंधित सिद्धांत कह लो, विचारधारा कह लो, तरीका कह लो, भाई दृष्टिकोण कह लो, कुछ ही कह लो, बस इतना समझ लो। ये चीज़ है क्या, ये भाई किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी कंपनी को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए एक तरीका है, उसमें प्रशासन करने का एक तरीका है। बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भाई, इन्हीं कारणों की वजह से प्रबंधकों ने मानवीय तथा मनोवैज्ञानिकों कारकों को समझना आवश्यक माना। अब भाई ये जो आपने रीज़न पढ़े ऊपर, ठीक है, इन्हीं रीज़नों की वजह से ही भाई जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक यानी कि कौन, मैनेजर, ठीक है ना, जो मैनेजर होते हैं कंपनी वगैरह में, उन्होंने भाई किसको अहमियत देना शुरू कर दी, मानव को अहमियत देना शुरू कर दी, और मनोवैज्ञानिक यानी कि मानव की सोच को, मानव की भावनाओं को और मानव के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग गए, यानी कि उन लोगों को समझना अब आवश्यक माना। और अब तक भाई क्या हो रहा था, मानव को कोई भी अहमियत नहीं देता था, ठीक है ना। इन सारे सिद्धांत में आपने, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो इनमें मानव को कोई भी अहमियत नहीं देते थे, बट अब इनमें देने लग गए, ठीक है। इसी के विरोध में इनकी उत्पत्ति हुई। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस सिद्धांत ने संगठन के कार्यकुशलता
एवं श्रमिक उत्पादकता में यांत्रिक सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत की सीमाओं पर प्रकाश डाला। अब भाई ये वाला जो सिद्धांत है, ये वाला सिद्धांत यानी कि जो मानव संबंधी सिद्धांत है, मानव संबंधी जो तरीका है हमारा प्रशासन करने का या शासन करने का या किसी को फैक्ट्री को चलाने का या कंपनी को चलाने का, तो इसने भाई क्या करा, इसने संगठन यानी कि भाई फैक्ट्री कह सकते हो, कंपनी कह सकते हो, या आप देश भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या करा भाई, पहले कंपनियों में या फैक्ट्रियों में भाई क्या होता था, तुम्हारे भाई यांत्रिक सिद्धांत चलते थे, यांत्रिक सिद्धांत कह लो या शास्त्रीय सिद्धांत कह लो, मैं ऊपर दोबारा से ले जाता हूँ आप लोगों को। ये वाले सिद्धांत यानी कि इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, इन तरीकों के अकॉर्डिंग भाई क्या होता था, कंपनी चलती थी। तो मानव संबंधित सिद्धांत ने भाई क्या करा, मानव संबंधी सिद्धांत ने इसकी कमियां बताई, इसकी जो भी कमियां थी वो बताई, ठीक है भाई। तो यही चीज बताना चाह रहा है भाई आप लोगों को इस पॉइंट में भी, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है ना कि ये जो सिद्धांत था मानव संबंधित सिद्धांत, इनने संगठन में भाई कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए और संगठन को बेहतर उत्पादकता बढ़ाने के लिए यानी इसकी तरक्की करने के लिए भाई जो शास्त्रीय सिद्धांत थी उसकी सीमाओं पर प्रकाश डाला, यानी कि उसकी कमियों को दिखाया लोगों को, ठीक है ना, पूरी दुनिया को दिखाया कि कमियां क्या है इस वाले सिद्धांत में, ठीक है। चलो भाई अगला है भाई, प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो ने इस सिद्धांत का विकास किया था, इसलिए इन्हें मानव संबंधी सिद्धांत का पिता कहा जाता है। तो भाई हमने जो ऊपर हमने नाम पढ़ा था प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो, तो भाई इन्होंने नहीं क्या करा था, जो मानव संबंधी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं अभी अच्छे से, तो इसको क्या करा था, इसका विकास करा था, यानी कि इसे डेवलप किया था जॉर्ज एल्टन मेयो ने, ठीक है। इस वजह से भाई हमें इन्हें क्या कहते हैं, मानव संबंधी सिद्धांत का पिता कहते हैं। तो भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो मानव संबंधी सिद्धांत है ये किस बंदे ने दिया था, ये जो हमारा तरीका है प्रशासन करने का, शासन करने का, या किसी को फैक्ट्री को चलाने का या कंपनी को चलाने का, तो ये किसने दिया था भाई, ये आपका दिया था जॉर्ज एल्टन मेयो ने। तो आप नाम जो है याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का थोड़ा सा समझ में आ ही चुका होगा। अब बढ़ते हैं भाई अपने मेन हेडिंग्स की ओर, जो आपकी बुक्स वगैरह में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहली जो मेन हेडिंग है हमारी वो है प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो, यानी कि अब हम भाई इनके थोड़ा परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जो जॉर्ज एल्टन मेयो थे इनके बारे में जानेंगे कि भाई इनका जन्म वगैरह कब हुआ, इनकी मृत्यु वगैरह कब हुई, इन्होंने क्या क्या करा, ठीक है ना, पढ़ाई वगैरह कहाँ करी, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो भाई फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो भाई जो प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया आपने सुना भी होगा, महाद्वीप का नाम है एक, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको नीचे की तरफ, भारत के नीचे की तरफ यहाँ पे मिलेगा अलग सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पे आपका इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था भाई, 1880 में हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई, उन्होंने एडिलेड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक एवं दर्शन का अध्ययन किया। अब भाई ये जो प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो थे इन्होंने क्या करा भाई, एक इनकी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी कह सकते हो, कॉलेज कह सकते हो आप, ठीक है ना। कॉलेज का नाम क्या था भाई, एडिलेड, ठीक है ना, एडिलेड कॉलेज। तो इस कॉलेज में भाई इन्होंने किस चीज की पढ़ाई करी, मनोवैज्ञानिक की और दर्शन की पढ़ाई करी। अब ये क्या चीज होती है भाई, मनोवैज्ञानिक यानी कि मानव की भावना, मानव के बारे में हर चीज, मतलब मानव के बारे में स्टडी करी इन्होंने बहुत ज्यादा, कि मानव की थिंकिंग क्या रहती है, भावनाएं क्या रहती है, मानव को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है ना। सेम दर्शन में है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ चुकी है, यानी कि मानव के ऊपर इन लोगों ने पढ़ाई करी, मानव की साइंस के ऊपर पढ़ाई करी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई, 1911 में मेयर क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में तर्क नीति और मनोवैज्ञानिक के प्राध्यापक के रूप में भी शामिल हुए थे। तो भाई सबसे पहले तो ये मिस टाइपिंग हो गई है, तो इसे ठीक कर लीजिएगा, ये मेयर नहीं है, ये मेयो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है ना, मेयो इसे लिखा था मैंने, तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई 1911 में क्या हुआ भाई, 1880 में हमने पढ़ा, जन्म हुआ, फिर भाई इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिए। फिर भाई ये क्या हुआ, ये जो क्वींसलैंड विश्वविद्यालय यानी कि ये वाला जो कॉलेज है हमारा क्वींसलैंड कॉलेज, इसमें भाई इन्होंने क्या करा, तर्क यानी कि लॉजिक, नीति यानी कि प्लानिंग, और मनोवैज्ञानिक यानी कि मानव की जो साइंस होती है इसे पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके प्रोफेसर बन गए, प्राध्यापक मतलब कि प्रोफेसर बन गए। कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ इनके बारे में बातें याद रखने की आप लोगों को
कोशिश नहीं करनी। बस ये जो 3 कॉमन सी बातें बताई हैं ये याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। अगर पेपर में आपसे पूछता है तो आप इंट्रोडक्शन के रूप में भाई इनके बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। वैसे यहाँ से कोई आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, जस्ट आप इसे जोड़ सकते हो अपने आंसर लिखने में। चलो भाई अपनी मेन हेडिंग पढ़ते हैं आपकी, मानव संबंध का अर्थ। अब भाई अर्थ हमें पता होना चाहिए, मानव संबंधी सिद्धांत हम पढ़ तो रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई पढ़ते हैं। साधारण शब्दों में इसका अर्थ नियतता, नौकरी देने वाला तथा श्रमिक के नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्व पर आधारित संबंध से है। तो भाई यहाँ पे लिख तो रखा है मैंने साधारण शब्दों में, बट ये साधारण आप लोगों को लगा नहीं होगा बिल्कुल भी, टेंशन मतलब मैं समझाता हूँ। देखो भाई मानव संबंधी सिद्धांत का अर्थ क्या है या मानव संबंध का अर्थ क्या है। देखो भाई कोई फैक्ट्री है, ठीक है, या कोई कंपनी है, कोई कंपनी है भाई, एक तो होता है हमारा नौकरी देने वाला जिसे हम क्या कहते हैं, नियोक्ता कहते हैं, और भाई एक होता है काम करने वाला जिसे हम क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में भाई रिलेशन कैसे है, इस चीज़ की स्टडी करना या इस चीज़ की पढ़ाई करना, इसी को हम क्या मानते हैं, मानव संबंध मानते हैं, या मानव संबंधी सिद्धांत आप कह सकते हो, ठीक है ना। इनके बीच में आपस में रिलेशन कैसे है, तो आप ध्यान से देखोगे तो भाई हम दोनों मानव की ही बात कर रहे हैं, यानी कि मानव के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इस पूरे सिद्धांत पे भाई मानव पे ही फोकस किया गया है, ना कि मशीनों पे। जो पहले हमने शास्त्रीय सिद्धांत पढ़े थे, या उसे आप यांत्रिक सिद्धांत कह सकते हो, ठीक है ना, उनमें मशीनों पे फोकस किया जाता था, कायदे कानून नियम वगैरह पे फोकस किया जाता था, बट मानव को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे भाई कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अब ये परिभाषाएं जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को परिभाषा भी समझा देता हूँ किसे कहते हैं। देखो भाई क्या है, जैसे कि मानव संबंधी सिद्धांत है, ठीक है। अब मानव संबंधी सिद्धांत भाई बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए, ठीक है, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया कि ये सिद्धांत जो है इसका मतलब ये है, ये सिद्धांत जो है इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, डेफिनेशन कह देते हैं, परिभाषा क्या देते हैं। तो एक एक करके उन सारे पढ़े लिखे लोगों के बारे में जानेंगे कि ये जो है मानव संबंधी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं भाई हमारे रॉबर्ट साल्टन स्टॉल, ठीक है ना। तो भाई ये नाम जो है आप देख लीजिएगा, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो जाए, आपको समझ में ना आए या मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो भाई रॉबर्ट जो है ये क्या कहते हैं भाई, मानव संबंधी सिद्धांत क्या है इनके अकॉर्डिंग, कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन ही मानवीय संबंध है। तो ये कह रहे हैं जो भाई फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं ना, उनका भाई अध्ययन करना, यानी कि उनके ऊपर स्टडी करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में काम करना ही क्या है, मानवीय संबंध है, यानी कि मानव संबंध है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं भाई मेयर। मेयर क्या कहते हैं भाई, व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना ही मानवीय संबंध है। तो भाई मेयर क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं भाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। अब भाई इनके साथ सबके अलग अलग रिलेशन होते हैं, अलग अलग संबंध होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, ठीक है ना। तो अब यही कह रहे हैं कि भाई व्यक्तियों के साथ तुम पर्सनल रिलेशन बनाओ या सामूहिक रिलेशन बनाओ, यानी कि सबके साथ व्यवहार अच्छा रखो, या सबके साथ व्यवहार कैसा भी हो तुम्हारा, या किसी एक दो पर्सन के आपस में व्यवहार कैसे है, इस चीज को जानना ही क्या है, हमारा मानवीय संबंध है। दैट्स इट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगला है भाई हमारा जॉन एफ मी, ठीक है, ये नाम है भाई व्यक्तियों का, पढ़े लिखे इंसानों का, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं भाई, एक साधन है जिसकी सहायता से कंपनी एवं कर्मचारी दोनों ही अत्यधिक उत्पादन के लिए सहयोग करते हैं, जो व्यवसाय का अंतिम आर्थिक लक्ष्य होता है। तो भाई ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो मानव संबंधी सिद्धांत है ना, ये एक साधन है। साधन मतलब कि कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें कंपनी को चलाने के लिए जो कंपनी होती है, ठीक है, और जो कर्मचारी होती है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कंपनी भी पूरी और जो उसमें काम कर रहे होते हैं ये कर्मचारी, ये दोनों आपस में भाई सहयोग करते हैं। सहयोग यानी कि आपस में भाई तालमेल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई इन्हें उत्पादन करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है बनानी होती है, प्रॉफिट जो है कमाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यही बोल रहे हैं जॉन एफ मी, क्या बोल रहे हैं कि भाई जो मानव संबंधी सिद्धांत है ये एक साधन है। किस चीज़ का साधन है भाई, कंपनी और कर्मचारी में तालमेल बनाकर उत्पादन को बढ़ाने का, यानी कि फैक्ट्री को प्रॉफिट में ले जाने का साधन है, ठीक है। आगे बोल रखा है भाई जो व्यवसाय का अंतिम आर्थिक लक्ष्य होता है। और भाई आप सबको पता है किसी भी काम धंधे का या किसी भी फैक्ट्री का या किसी भी चीज़ का
जो लक्ष्य होता है कंपनी वगैरह का, वो मेन लक्ष्य क्या होता है, आर्थिक लक्ष्य होता है, ठीक है ना। आर्थिक लक्ष्य यानी कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भाई ये तीनों डेफिनेशन जो है समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो जस्ट आप इसे ऐसे ही रट सकते हो, समझ में आ गई होगी तो आप जैसे मैंने समझाया ऐसे ही पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में भाई आप लोगों से डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाएंगी कोई सेपरेटली, आप 12th क्लास के बच्चे तो हो नहीं जो अलग अलग आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी। आपसे जस्ट मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मेन क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसमें ही भाई आप लोगों को इन सारी चीज़ों का यूज़ करना होता है, आपको इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने में या उसके में कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड करने में इन सारी चीज़ों का यूज़ करना होता है, ठीक है ना। ये प्रोफेसर वगैरह के बारे में भी उन चीज़ों में ही आप लोगों को यूज़ करना है। आप भाई अगली जो मेन हेडिंग है हमारी वो शुरू होती है भाई यहाँ से, ठीक है, मानव संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं विशेषताएं वगैरह क्या है। वैसे ये विशेषताएं जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। मेन जो इसकी विशेषता है ना, जब हम इस सिद्धांत को अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ये सिद्धांत एक्चुअल में है क्या, तब आप लोगों को विशेषता भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। बट फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्टली समझा देता हूँ, 5 पॉइंट्स में बता देता हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, यह उपागम यह मानकर चलता है कि मानव एक मशीन या मशीन का कोई पुर्जा नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दी भाई। जो मानव संबंधी सिद्धांत है ये भाई मानव के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है, मानव को ज़्यादा वैल्यू देता है। जबकि शास्त्रीय सिद्धांत में क्या होता है, शास्त्रीय सिद्धांत जो जो इस साइड वाले सिद्धांत है आपके लेफ्ट साइड वाले, उसमें भाई क्या बोला जाता है तुम्हारे को, जो मानव है ना, मानव को भाई मशीन के पुर्जे के समान समझते हैं या मशीन समझते हैं। उनमें कायदे कानून रियल ये सारी चीजें जो है भाई मानव के ऊपर थोपी जाती है। तो आप खुद सोचो, मानव भाई एक मशीन के समान थोड़ी है जो तुम इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। और ये ज्यादा भाई फोकस भी नहीं करता, और फोकस हम भाई किस पे नहीं करते, मशीनों पे ही नहीं करते हैं, रोबोट पे नहीं करते हैं। तो शास्त्रीय सिद्धांतों में भाई यही होता था। बट जो मानव संबंधी ये सिद्धांत है हमारा, उपागम कह सकते हो आप इसे, तो इसमें क्या होता है भाई, ये मानव को मशीन या मशीन के कोई पुर्जे के समान नहीं मानता है, ठीक है। ये इसे अहमियत देता है मानव को, ठीक है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है भाई, नेक्स्ट विशेषता है भाई इसकी प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्ति के एकीकरण, सामग्रीकरण तथा अंतर संबंध की प्रक्रिया ही मानव संबंध है जो प्रत्येक संगठन में विद्यमान होते हैं। तो भाई इन सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक संगठन में यानी कि हर कोई कंपनी में या हर एक भाई तुम्हारी फैक्ट्री कह लो या कंपनी कह लो, उनमें क्या होता है भाई, उनमें आप लोगों को पता है भाई कार्यरत व्यक्ति होते हैं, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। काम कर रहे होते हैं कुछ लोग भाई कंपनी फैक्ट्री वगैरह में। तो भाई उनमें क्या होता है, एकीकरण होता है, यानी कि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। और सामग्रीकरण होता है, इसका भी भाई सेम मतलब है। तो आप एक ही सामग्रीकरण को जो है इसे हटा लीजिएगा, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग में मैं हटाना भूल गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसे हटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो एकीकरण भाई इनमें होता है, साथ ही साथ भाई इनमें आपस में संबंध भी होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, आपस में इनके रिलेशन बन जाते हो। आप देखते हो तो कंपनी में जाओगे तो सबके आपस में जो है रिलेशन बने होते हैं। तो इस चीज को ही हम क्या कहते हैं भाई, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, मानव संबंध कहते हैं, या मानव संबंधी सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। और ये क्या है भाई, हर किसी फैक्ट्री में ऐसा होता है। तो ये चीज आप लोगों को समझाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं भाई थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा भाई, संगठन में कार्यरत मनुष्य सामाजिक मनुष्य है जो समूह के द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा प्रतिमानकों से प्रभावित होता है तथा स्वयं ही समस्या के कारण संगठन की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो भाई सबसे पहले टाइपिंग मिस्टेक्स बता देता हूँ मैं आप लोगों का, है कुछ ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप ठीक कर दे चलिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक भाई यहाँ पे ये आपकी प्रति मानव नहीं है, ये प्रति मानक, मानक, ठीक है ना, मानक कर लेना, मानक, ठीक है, प्रति मानक कर लेना, ठीक है। तो भाई अब ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये कह रहा है कि भाई संगठन जो होता है, यानी कि फैक्ट्री या कंपनी कह सकते हो आप, ठीक है, संगठन में जो कार्यरत मनुष्य होता है, कार्यरत मनुष्य नहीं कि काम करने वाला जो मनुष्य होता है वो सामाजिक मनुष्य होता है। ये तो भाई ऑफकोर्स सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा, जो संगठन में काम करते हैं लोग वो भाई समाज में भी तो रहते हैं, तो वो सामाजिक मनुष्य भी होता है, ठीक है। अब ये भाई जो मनुष्य होता है ये क्या करता है भाई, जो समूह के द्वारा निर्देशित मापदंडों और प्रतिमानकों से प्रभावित होता है। यानी कि जो भी भाई फैक्ट्री या कंपनी जो भी कायदे कानून नियम वगैरह बनाती है, जो भी मापदंड बनाती है या जो भी नियम बनाती है, जो भी प्रतिमानक बनाती है, इन सब से क्या होता है, प्रभावित होता है मनुष्य, ठीक है। यानी कि इन सबको फॉलो करता तो भाई ऑटोमेटिक प्रभावित ही हुआ, और
स्वयं की समस्या के कारण भाई संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। अगर भाई मान लो मनुष्य को खुद भी भाई कोई समस्या है तो भाई क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक भाई कायदे कानून नियम वगैरह जो है इसको भी थोड़ा ढंग से फॉलो नहीं करेगा, काम धंधा भी ढंग से फॉलो नहीं करेगा। इस वजह से क्या होगा, जो पूरे फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, इसके काम को जो भाई क्या करेगा, प्रभावित करेगा, कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और टाइपिंग मिस्टेक थी भाई, स्वयं ही नहीं है, ये स्वयं की है। ठीक है ना, स्वयं की समस्याओं। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं भाई अपना फोर्थ पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या क्या है भाई, यह उपागम मानता है कि नियोक्ता एवं कर्मचारियों के मध्य संबंध हमेशा कानून या नियम से निर्धारित एवं संचालित नहीं होते, बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्व से संबंधित होते हैं। तो भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे यह कर लीजिएगा। ठीक है ना, यह है। चलो भाई, तो इसका मतलब समझा देता हूँ भाई। तो ये उपागम तुम पढ़ रहे हो भाई, कौन सा उपागम, मानव संबंधी सिद्धांत जो तुम पढ़ रहे हो, उपागम कह सकते हो या तरीका कह सकते हो भाई। तो इस तरीके में भाई क्या होता है, इसमें होता है कि भाई जो नियोक्ता होते हैं, नियोक्ता ऊपर बताया था भाई मैंने, जो नौकरी देने वाले होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं, इन दोनों का जो भाई रिलेशन होता है, इन दोनों के जो संबंध होते हैं वो हमेशा भाई कानून और नियमों पे नहीं बनते हैं। यानी कि कानून और नियम के अकॉर्डिंग ही नहीं बनेंगे इन लोगों के संबंध, बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों पे भी भाई संबंधित होते हैं इनके संबंध। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को। मान लो ये रही आप लोगों की एक फैक्ट्री, या आप इसे कंपनी कह सकते हो। ठीक है, अब कंपनी में भाई एक पर्सन होगा आपका काम देने वाला, और एक होगा काम करने वाला। ठीक है, अब भाई ये दोनों के बीच आपस में कुछ रिलेशन होंगे। रिलेशन से मतलब है कि भाई ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये जो आपस में बैठ के काम धंधा कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना काम समझा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, कर रहे हैं एक ही जगह पे, तो इस चीज़ को रिलेशन बोला गया है। ठीक है ना, तो ये जो आप इनके रिलेशन है भाई हमेशा कानून और नियम पे नहीं बनते हैं, ऐसा मानता है कौन, हमारा ये वाला तरीका, जो हमारा मानवीय संबंधी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, ये वाला तरीका ऐसा मानता है कि ये जो नियम पे नहीं बनते, ये जो रिलेशन होते हैं हमेशा से नियम पे और कानून से नहीं बनते, ये इनके भाई नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्व से भी संचालित होते हैं। यानी कि साफ सीधा सा बोला गया है कि भाई ये जो रिलेशन होते हैं ये नियम कायदे कानून से नहीं चलते हैं, ये चलते हैं भाई आपके जो मानव के अंदर की भावनाएं होती हैं, सोच होती है, उसकी वजह से चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को भाई ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप इन्हें पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं भाई फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा भाई, मानव संबंध विचारधारा औद्योगिक संबंधों के पर्याय नहीं है, बल्कि ये संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को आदर्श पंखे बनाने के लिए ठोस पद्धतियों की खोज से संबंधित है। तो भाई ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है जो मानव संबंधी विचारधारा है ना, ये जो मानव संबंधी तरीका है, ये सिर्फ भाई मानव, ये जो औद्योगिक संबंध होते हैं सिर्फ इसको ही नहीं बताता। यानी कि जो फैक्ट्री में जो रिलेशन होते हैं सिर्फ इसको ही नहीं बताता ये वाली विचारधारा, ये वाला तरीका, बल्कि ये क्या करता है भाई, संगठन जो होता है, जो हमारी फैक्ट्री जो होती है, कंपनी जो होती है, उसमें भाई जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको भाई बेहतर काम करने के लिए भाई तौर तरीके खोजने में भी मदद करता है। ठीक है ना, नए नए तौर तरीके और भी अच्छे अच्छे तौर तरीके खोजने में भी मदद करता है, ऐसा बोला है। ठीक है ना, आदर्श पंखे, यहाँ पे भाई आदर्श पंखे का मतलब है अच्छा काम करने के लिए। ठीक है ना, आदर्श पंखे का मतलब यहाँ पे अच्छा काम से, तो अच्छा काम करने के लिए भाई पद्धतियां यानी कि भाई तरीके। ठीक है ना, तो यही चीज मैंने आप लोगों को समझाई है। जो मानव संबंधी विचारधारा है ये सिर्फ भाई रिलेशनशिप को ही नहीं बताता, जो अंदर फैक्ट्रियों में होते हैं, कंपनी में होते हैं, सिर्फ उसी को ही नहीं बताता, बल्कि ये जो कर्मचारी होते हैं ना, उन्हें भाई अच्छा काम करने के लिए अच्छी पद्धतियां खोजने में भी मदद करता है, अच्छे तरीके खोजने में भी मदद करता है अच्छा काम करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये जो 5 पॉइंट थे, 5 विशेषताएं थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी पेपर की दृष्टि से भी। ठीक है ना, तो आप इसे अगर स्किप भी करना चाहते हो, कंफ्यूज हो इसमें, तो आप स्किप कर सकते हो, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा वो आएगा आपका यहाँ से, इस हेडिंग से। ठीक है ना, अब इसमें भाई डीप में पढ़ेंगे क्या होता है मानव संबंधी सिद्धांत, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या किया भाई एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने। तो पेपर में भाई आप लोगों से एल्टन मेयो के प्रमुख प्रयोग के बारे में ही पूछता है, या आप लोगों से एल्टन मेयो के सिद्धांत भी बोल देगा, तब भी आप इस चीज को लिखोगे। ठीक है, अब इस चीज में भाई पढ़ने के हवाले में पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ।
देखो भाई मैं ऊपर वापस लेके चलता हूँ आप लोगों को, ये शुरू में आ गए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था भाई ये वाले जो शास्त्रीय सिद्धांत थे इनमें भाई मानव को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, ठीक है। अब जॉर्ज एल्टन मेयो आए, इन्होंने क्या करा भाई, मानव संबंधी सिद्धांत जो है इसका विकास किया था। आप लोगों ने पढ़ा था अभी नीचे, ठीक है ना, कि जॉर्ज एल्टन मेयो ने मानव संबंधी सिद्धांत का विकास किया था, इस वजह से इसे पिता भी कहा जाता है इस सिद्धांत का, ठीक है। तो भाई जॉर्ज एल्टन मेयो जब आए ना, तो ये जो 3 तरीके जो थे इनकी कमियों को पता लगाया। इन्होंने क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट करके इन 3 सिद्धांतों की कमियों को पता लगाया, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट ही हम सारे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जॉर्ज एल्टन मेयो ने एक्सपेरिमेंट करे खुद और अपनी टीम के साथ मिलकर, ठीक है ना। प्रयोग आप कह रहे हो, उन्हें एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। चलो भाई हम फटाफट पहुंचते हैं अपनी उस हेडिंग पे। तो आप देख सकते हो भाई प्रयोग मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। तो भाई इन्होंने वो जो सारे 3 जो चल रहे थे हमारे शास्त्रीय सिद्धांत के, जो 3 चल रहे थे हमारे, 3 तरीकों से जो शासन चलता था या फैक्ट्रियाँ चलती थी या कंपनी चलती थी, तो उससे भाई प्रोडक्शन फिर भी ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो जॉर्ज एल्टन मेयो ने वही कमियां पता लगाई कि क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो पता कैसे लगाई, क्योंकि भाई उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, तो उस चीज़ से उन्हें धीरे धीरे पता चलता गया। तो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो भाई पहला एक्सपेरिमेंट जो है उनका, वो आप देख सकते हो, पहला शोध कह सकते हो, प्रथम शोध कह सकते हो, ये प्रारंभिक प्रयोग कह सकते हो, या एक्सपेरिमेंट आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाई उन्होंने पहला जो है एक्सपेरिमेंट जो करा, इसे समझते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट भाई हमारा क्या कहता है, मेयो का प्रथम प्रयोग फिलाडेल्फिया के निकट एक कपड़ा मिल में किया। अब भाई जो जॉर्ज एल्टन मेयो थे, इनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो कहाँ पे हुआ था भाई, ये भाई एक जगह का नाम है फिलाडेल्फिया, ठीक है ना। आप इसे याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। इस जगह पे भाई, इस जगह के पास में एक कपड़ा मिल थी, यानी कि एक कपड़े की फैक्ट्री थी। मिल मतलब फैक्ट्री, ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री थी एक। तो वहाँ पे भाई उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, मिल में अच्छी सुविधाएं होने के बावजूद श्रमिक अनुपस्थित रहते थे और उत्पादन घट रहा था। अब भाई ये जो हमारी कपड़ा मिल थी, यानी कि कपड़े की जो फैक्ट्री थी, इसमें भाई बहुत सारी अच्छी सुविधाएं थी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, बट फिर भी भाई जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो क्या करते थे, छुट्टियों पे रहते थे, अनुपस्थित रहते थे, कभी कभी आते नहीं थे, काम धंधा ढंग से नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था भाई, उत्पादन बहुत ज़्यादा घट रहा था, यानी कि जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वो धीरे धीरे नुकसान में जाती जा रही थी। तो अब इस चीज़ का ही सॉल्यूशन पता लगाना था भाई जॉर्ज एल्टन मेयो ने। तो जॉर्ज एल्टन मेयो ने भाई एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि अलग अलग चीज़ें करके देखी, पता लगाया कि भाई क्या रीज़न है जो श्रमिक जो है नहीं आ रहे काम पे, अच्छे से काम नहीं कर रहे, जबकि हमने सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है उसके बावजूद भी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आप। जब यह मामला मेयो को सौंपा गया तो मेयो और उनकी टीम ने समस्या का विश्लेषण करने के बाद पाया कि श्रमिक पैरों की दर्द से पीड़ित थे, जो उन्होंने एक लंबे गलियारे के बार बार ऊपर नीचे जाने से हुआ। तो भाई देखो, एक कपड़ा मिलती है, ठीक है ना। जॉर्ज एल्टन मेयो ने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करा, यानी कि कपड़े की एक फैक्ट्री थी, ठीक है। अब कपड़े की फैक्ट्री में भाई क्या हो रहा था, सारी फैसिलिटीज़ थी, जो काम करने वाले लोग थे, इसमें श्रमिक थे, कर्मचारी थे, इनके लिए सारी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। उसके बावजूद भी भाई क्या होता था, जो कर्मचारी थे वो बहुत बहुत दिन भाई छुट्टी पे रहते थे, सारे कर्मचारी आते नहीं थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से भाई प्रोडक्शन भी नहीं अच्छा रहा था और कंपनी घाटे में जाती जा रही थी। अब भाई उन लोगों ने, जो कंपनी के मालिक वगैरह थे, उन लोगों ने भाई ये जो काम था पूरा, ये किसको सौंपा भाई, जॉर्ज एल्टन मेयो को, यानी कि जॉर्ज एल्टन मेयो को बुलाया और उनसे बोला भाई पता लगाओ कि क्या दिक्कत आ रही है ऐसे। तो जॉर्ज एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने भाई पता लगाया, जांच करी सारी, पता लगाया। पता लगाने के बाद भाई उन लोगों को क्या पता चला कि श्रमिक जो है भाई, उनके बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। अब वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि भाई जो फैक्ट्री थी ना, कंपनी थी, उनमें भाई एक बहुत लंबा गलियारा था, ठीक है ना, गलियारा रास्ता कह सकते हो। उन्हें भाई बहुत ज्यादा इधर उधर करना पड़ रहा था, पैदल 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 इधर उधर जाना पड़ता था बहुत उन्हें, कंपनी के अंदर ही, फैक्ट्री के अंदर ही, बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ही भाई उन मजदूरों के, उन कर्मचारियों के भाई पैरों में जो है दर्द बहुत ज्यादा रहता था, और इस वजह से ही वो क्या करते थे, छुट्टी वगैरह करते थे, काम वगैरह जो है ढंग से नहीं कर पाते थे। तो ये चीज पता लगाई भाई एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने, जांच पड़ताल करके, ठीक है। आगे क्या बोला गया है भाई, आगे आपस में बातचीत ना होने के कारण श्रमिक थकान व निरस्ता से ग्रस्त थे और वह मिल के अध्यक्ष
को अपनी समस्या नहीं बता पाए। अब भाई जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे, कपड़े की जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनके पैरों में दर्द तो था ही था, ऊपर से और भी रीजंस थे। और भी क्या रीजंस थे भाई, वो आपस में बातचीत ही नहीं कर पाते थे। बातचीत कैसे कर पाएंगे, सारे काम में लगे पड़े, इधर उधर जाना हो रहा है इनका, बहुत लंबे लंबे गलियारे बने हुए थे, ठीक है ना, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो इधर उधर जाना पड़ रहा भाई, बहुत सारा काम थोप दिया गया, तो वो आपस में ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाते थे, जिस वजह से क्या होता था भाई, श्रमिक को बहुत ज़्यादा थकान वगैरह होती थी और आलस वगैरह, निरस्ता यानी कि भाई आलस, ठीक है ना, तो आलस वगैरह जो है बहुत ज़्यादा रहता था, थकान रहती थी और आलस वगैरह भी रहता था। और क्या रीज़न था भाई, और जब फैक्ट्री का भाई अध्यक्ष, भाई मैंने यहाँ पे जो सेना का कर्नल थे, कर्नल यहाँ पे मतलब कि भाई फैक्ट्री का मालिक कह सकते हो, या कम फैक्ट्री का आप सुपरवाइजर कह सकते हो, या आप भाई मैनेजर कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो था भाई कंपनी का या फैक्ट्री का जो मैनेजर था, सुपरवाइजर था, इसको भी भाई अपनी प्रॉब्लम जो है वो नहीं बता सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे, क्योंकि भाई इसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, या ये बंदा जो है बात नहीं करता होगा भाई, मजदूरों से पूछता नहीं होगा, उनकी सुनता नहीं होगा, तो इस वजह से मजदूर जो है वो अपनी समस्या किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते थे, और उन्हें थकावट भी रहती थी और उन्हें आलस भी चढ़ता था। तो इस वजह से वो क्या करते थे, छुट्टियां वगैरह करते थे, जिससे भाई प्रोडक्शन में कमी हो रही थी, ठीक है ना, कंपनी नुकसान में जाती जा रही थी। अब भाई आगे क्या करा जॉर्ज एल्टन और उनकी टीम ने, टीम को ये सारी बातें भाई वहाँ काम करने वाली नर्स से पता चली। अब भाई टीम को ये सारी बातें कैसे पता चली, क्योंकि भाई वहाँ पे नर्स वगैरह थी, क्योंकि भाई जब कंपनी होगी, फैक्ट्री वगैरह होगी, बहुत बड़ी थी भाई, टुच्ची मुच्ची मत समझना, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी जब कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें भाई कोई दुर्घटना हो गई तो उसके लिए मेडिकल सुविधा वगैरह भी होगी, तो वहाँ पे भाई काम करने वाली जो नर्स थी, उससे बातचीत करी एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने, तो उनसे ये सारी बातें पता लगी कि भाई जो कर्मचारी होते हैं उनके पैरों में ऐसे ऐसे दर्द रहता है, और वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर भी नहीं कर पाते किसी के पास, ठीक है ना, तो ये सारी बातें ऐसे पता चली, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे और पढ़ते हैं भाई। अब एल्टन मेयो ने भाई प्रॉब्लम का तो पता लगा लिया कि प्रोडक्शन जो है वो कम क्यों हो रहा है, और मजदूर फैक्ट्री में काम करने क्यों नहीं आ रहे, छुट्टी क्यों मार रहे हैं, इस प्रॉब्लम का तो पता लगा लिया। अब सॉल्यूशन भी देना जरूरी था भाई, तो सॉल्यूशन भाई एल्टन मेयो ने ये दिया। इस पर मेयर ने 10 मिनट का विश्राम का प्रावधान किया और निर्धारित उत्पादन से अधिक उत्पादन करने वाले श्रमिक के लिए बोनस की व्यवस्था की। तो अब सॉल्यूशन क्या दिया भाई जॉर्ज एल्टन मेयर ने, जो कंपनी में भाई मजदूर बहुत ज़्यादा थके हुए होते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे आपस में, बातचीत क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाई काम ही इतना होता था, काम से फुर्सत मिले तब तो बातचीत करें वो, ऊपर से भाई जो फैक्ट्री का मालिक होता था, अध्यक्ष होता था, या आप मैनेजर कह सकते हो, सुपरवाइजर कह सकते हो, वो भी नहीं सुनता था भाई मजदूरों की। तो ऐसे में भाई जॉर्ज एल्टन मेयो ने क्या करा, 10 मिनट का विश्राम का टाइम दिया, यानी कि रेस्ट करने का भाई बीच बीच में उन्हें टाइम दिया 10 मिनट का, ठीक है ना, ताकि वो भाई वो सारे रेस्ट करें आपस में, और जब रेस्ट कर रहे हो तो आपस में बातचीत भी होगी भाई, साफ सीधी सी बात है, कोई ये तो है नहीं चुप हो गए बैठ जाएगा। तो भाई इस 10 मिनट के टाइम से भाई क्या हुआ, आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो गई भाई, आपस में इन लोगों ने विचार विमर्श करे, ठीक है ना, इनकी जो भी समस्याएं थी वो एक दूसरे के साथ शेयर करी इन लोगों ने, ठीक है, और इनके बीच में भाई नई चेतना पैदा हुई, यानी कि नई फीलिंग्स वगैरह आई, ठीक है ना। और एक और चीज करी भाई जॉर्ज एल्टन मेयो ने, वो क्या करा भाई कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, यानी कि जो भी ज़्यादा चीज़ें बनाएगा, ज़्यादा कपड़ा बनाएगा, तो उसे बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है तय कर दिया। अब श्रमिक क्या है भाई, काम भी अगर करेंगे तो लगन से करेंगे, तो इस चीज़ से क्या हुआ भाई, इस वाले चीज़ से भाई परिवर्तन आया और उत्पादन जो है वो फिर से बढ़ने लगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को भाई ये पूरा जो है फर्स्ट प्रयोग या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है जॉर्ज एल्टन मेयो का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भाई ये दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना, पेपर में इससे सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, या इससे पेपर में पूछ लेते हैं भाई जॉर्ज एल्टन मेयो का हाथरॉन प्रयोग के बारे में बताइए, हाथरॉन प्रयोग क्या था, ये चीज़ आप लोगों से पूछ लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड वाला, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और पेपर में इसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। तो अब भाई क्या है, ये हमारा हाथरॉन प्रयोग या हाथरॉन एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो यह प्रयोग 1920 के दशक में अमेरिका के शिकागो शहर की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का हाथरॉन संयंत्र में किया गया। तो भाई ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, हमारा हाथरॉन प्रयोग, ये कहाँ पे किया गया था भाई, पहले तो 1920 के दशक में किया गया। तो 1920 का दशक बोला है मैंने भाई, 1920 नहीं बोला, 1920 का दशक का मतलब है भाई 1920 से लेकर
सॉरी 1920 से लेकर 1930 तक की जितने भी बीच में डेट है इनके बीच में हुआ था, ठीक है ना। दशक का मतलब ये होता है 10 साल, ठीक है। तो भाई ये हुआ कब था? 1920 के दशक में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था भाई? अमेरिका में एक शहर है शिकागो, ठीक है। वहाँ पे भाई क्या थी? एक कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है ना। अब इस कंपनी का भाई हाथरॉन संयंत्र था। संयंत्र भाई आप प्लांट कह सकते हो, फैक्ट्री कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हाथरॉन संयंत्र क्या चीज़ होती है मुझे कंफर्म तो नहीं है, प्लीज़ आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भाई ये एक्सपेरिमेंट जो है किया गया था, ठीक है। तो भाई फर्स्ट जो इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था ये हाथरॉन प्रयोग के अंदर ही है भाई। तो इसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो क्या था भाई? हमारा महान प्रबोधन प्रयोग, या आप इसे कह सकते हो महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग। तो आप भाई दोनों में से कोई से भी नाम से इसे जान सकते हो, महान प्रबोधन प्रयोग या महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, दोनों में से कोई से भी नाम से आप इसे बुला सकते हो। ये कब कब किया गया था भाई? 1924 से 27 के बीच में किया गया था। अब इसके बारे में भाई थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है ये चीज़, ठीक है। अब देखो भाई इस प्रयोग में 6 महिलाओं के 2 समूह बनाए गए थे और इन्हें अलग अलग कमरे में रखकर समान कार्य दिया गया। अब ये जो भाई हमारा महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग है, इस एक्सपेरिमेंट में भाई क्या करा? 2 ग्रुप बना लिए, ठीक है ना। 2 ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप में 6 लड़कियां और दूसरे ग्रुप में भी 6 लड़कियां। अभी लड़कियां कौन थी भाई? जो भी उस कंपनी में या फैक्ट्री में काम कर रही थी हाथरॉन संयंत्र में, ठीक है ना। हाथरॉन संयंत्र जिसने हमें अभी ऊपर पढ़ा था, हाथरॉन फैक्ट्री कह लो, आप कंपनी कह लो, संयंत्र कह लो, बाकी आप थोड़ा गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भाई जो काम कर रही थी लड़कियां, इसमें भाई 6 क्या थी? 6 लड़कियों का 2 ग्रुप बना दिए उन्होंने और दोनों को भाई अलग अलग कमरों में रख दिया और दोनों को भाई सेम काम भी दे दिया। अब आगे क्या करा भाई? आगे देख लेते हैं। आगे क्या करा भाई उन्होंने? इस प्रयोग में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि भौतिक दशाओं से उत्पादन पर फर्क पड़ता है। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे थे ये ऐसा? ये एक्सपेरिमेंट भाई अलग अलग कमरों में इन लोगों को रख दिया, 6 लड़कियों को रख दिया अलग अलग कमरों में ग्रुप बना के, और जबकि काम भी सेम दे रखा है। अब इन लोगों ने ऐसा करा क्यों? अब करा क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये भाई पता लगाने की कोशिश कर रहे थे क्या भौतिक परिस्थितियों से भाई कुछ उत्पादन पर फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? भौतिक परिस्थिति से मतलब है मान लो ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे में भाई 6 लड़कियां काम कर रही हैं और एक ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे में 6 लड़कियां, तो इसे इन्हें तो भाई नॉर्मल रखेंगे। इधर क्या करा इन लोगों ने भाई? लाइटें वगैरह थोड़ी कम कर दी, यहाँ की भाई सिचुएशन अलग कर दी, यानी कि प्रकाश लाइटें वगैरह थोड़ी कम कर दी और भी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे कम कर दी। अब इस चीज़ से पता लगाने की ये कोशिश करी गई, अगर हम ये भौतिक दशाएं कम कर रहे हैं, यानी कि भौतिक दशाएं से मतलब ये है इनके आसपास का एनवायरनमेंट अगर हम बदल देते हैं, इन्हें फैसिलिटीज़ कम दे देते हैं, प्रकाश लाइट वगैरह कम कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या प्रोडक्शन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? यानी कि जो काम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये पता लगाने की कोशिश करी गई थी, ठीक है इसमें। चलो भाई आगे पढ़ते क्या हुआ भाई। शुरू में दोनों कमरों में प्रकाश तथा अन्य सुविधा स्थिर रखी गई, फिर धीरे धीरे इसे कम ज़्यादा किया गया। तो भाई शुरू में तो दोनों कमरों में क्या था? जो फैसिलिटीज़ थी और जो लाइट थी, प्रकाश जो था, वो दोनों में सेम रखा गया, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे भाई एक में क्या करा इन्होंने? धीरे धीरे कम करने लग गए, यानी कि एक कमरे से सुविधा जो है धीरे धीरे कम करने लग गए, लाइट वगैरह भी वहाँ पे कम कर दी, ठीक है। आगे क्या हुआ भाई? अब ये सब करने के बाद भाई क्या हुआ? 18 महीने तक अध्ययन करने के बाद पता चला कि दोनों समूह की उत्पादकता में वृद्धि हुई। अंततः यह स्पष्ट हो गया कि भौतिक परिस्थिति से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई क्या हुआ, मैं शॉर्टली दोबारा से आप लोगों को सारा समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई क्या करा इन लोगों ने, एल्टन मेयो ने और भाई उनकी टीम ने, इन्होंने क्या करा भाई? 6 लड़कियों को ग्रुप में बना दिया, यानी कि 6 लड़कियों का 2 ग्रुप बना दिया और उन्हें दोनों में अलग अलग कमरों में रख दिया, ठीक है। अलग अलग कमरों में भेज दिया और दोनों को सेम काम दे दिया, ठीक है। अब क्या करा भाई? शुरू में तो इन लोगों ने जो सुविधा थी दोनों में सेम रखी और लाइट वगैरह भी दोनों में सेम रखी, बट थोड़े टाइम बाद भाई क्या करा इन्होंने? जो एक कमरे में भाई लाइट वगैरह कम करने लग गए, सुविधा वगैरह जो है वो कम करने लग गए। ये पता लगाने के लिए क्या भाई अगर हम इसमें अगर इनके एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं, क्या इनके प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो भाई कम से कम 18 महीने तक भाई इनका ये एक्सपेरिमेंट चला, यानी कि 18 महीने तक ऐसे ही चलता रहा।
18 महीने के बाद भाई इन लोगों को पता लगा जाके जो दोनों कमरे थे और जो दोनों ग्रुप थे, दोनों का भाई क्या था, उत्पादन बढ़ रहा था, ठीक है ना। यानी कि दोनों का समान रूप से उत्पादन बढ़ रहा था। तो एक चीज भाई यहाँ पे साफ क्लियर हो जाती है कि जो एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस वगैरह होते हैं या भौतिक परिस्थिति आप कह सकते हो, ठीक है, इनमें चेंजेस वगैरह होते हैं तो इससे भाई प्रोडक्शन पे हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पता लगा लिया ये चीज़, ठीक है। अब भाई ये चीज़ पता लगाने के बाद इन्होंने भाई क्या करा, इन शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स, यानी कि ये जो एल्टन मेयो थे और उनकी जो टीम थी, इनको रिसर्चर्स बोला गया क्योंकि भाई शोध तो यही कर रहे थे ना, रिसर्च तो यही कर रहे थे। तो इन्होंने भाई दो कॉन्सेप्ट दिए, यहाँ पे दो बातें बताई। दो बातें क्यों बताई, यानी कि दो बातें बताई कि ये ऐसा हुआ क्यों, यानी कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब ये प्रोडक्शन जो है परिस्थिति चेंज करने के बावजूद भी भाई बढ़ क्यों रही है, ऐसा बताया इन्होंने। दो रीज़न बताए। दो रीज़न कौन कौन से हैं भाई, पहली परिकल्पना दी, पहला कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, इनमें ये बताया गई व्यक्तिगत वेतन के उत्पादन वृद्धि को प्रेरित किया होगा। यानी कि भाई व्यक्तिगत वेतन ने उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित किया होगा। यानी कि एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने भाई ये बताया, ये जो दोनों कमरे में हम भाई एक में हमने फैसिलिटीज कम कर दी, ठीक है, उसके बावजूद भी भाई दोनों कमरों का क्या हुआ, उत्पादन जो है बढ़ता चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ, दो रीजन बताया उन्होंने। पहला रीजन भाई ये बताया उन्होंने कि व्यक्तिगत वेतन जो है ना, इसने भाई इसकी वजह से भाई ऐसा हुआ होगा। व्यक्तिगत वेतन यानी कि मान लो एक ग्रुप काम कर रहा है और एक ग्रुप में भाई अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है भाई कि पूरे ग्रुप को पैसा दिया जाता, फिर ये आपस में जाके काम जो है बांट लेते हैं, मतलब काम के हिसाब से पूरे ग्रुप को पैसा दिया जाता है, फिर ये आपस में सारे अलग अलग लोग जो है पैसे बांट लेते हैं। बट इनमें क्या हो रखा था, इसमें भाई फैसिलिटीज, इस कंपनी फैसिलिटी क्या दे रखी थी, व्यक्तिगत वेतन दे रखा था। व्यक्तिगत वेतन यानी कि ग्रुप भाई कुछ भी काम करे मैटर नहीं करेगा, सबको अलग अलग जो है पैसे दिए जाएंगे उनके काम के हिसाब से। तो इस वजह से शायद भाई ये उत्पादन जो है बढ़ता चला गया। उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो तो भाई अपनी कमाई करने के लिए जो है काम करे जा रहे थे, ठीक है। और एक बार को भाई अगर ग्रुप की कमाई के बारे में होता तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर ग्रुप को पैसे मिलते पूरा काम करने पे, फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते, तो शायद ऐसा नहीं करते। बट इन्हें पता है कि भाई अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, शायद इस वजह से जो है ये काम करते चले जा रहे थे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा भाई इन्होंने रीज़न ये बताया कि ऐसा हुआ होगा भाई, माना गया कि पर्यवेक्षक के व्यवहार में परिवर्तन से उत्पादन में सुधार आया होगा। दूसरा भाई इन्होंने ये भी बताया, दूसरा रीज़न ये बताया, जो पर्यवेक्षक होता है यानी कि सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र का भाई व्यवहार अच्छा हो गया होगा इन लोगों के साथ। तो व्यवहार अच्छा हो रहा होगा सुपरवाइज़र का, तो शायद इस वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ा होगा। इसलिए भाई इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा भाई परिस्थिति से, इनके एनवायरनमेंट से। तो ये दो रीजन बताए एल्टन मेयो ने। अब दोनों में से भाई कौन सा रीजन सही है, ये चीज साबित करने के लिए भाई इसका बी एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि इसी एक्सपेरिमेंट को अब आगे दूसरे तरीके से किया गया, ठीक है, इन दोनों रीजन में से एक को पता लगाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई रही होंगी, ठीक है। तो भाई जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करा गया है ये इसी के अंदर है भाई, जो दूसरा वाला हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं ना, इसी के अंदर वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। आगे के भाई इन्होंने दोनों में से एक रीजन पता लगाने के लिए करा, क्योंकि भाई दोनों तो रीजन नहीं हो सकते, कोई एक रीजन ही होगा, तो भाई रीजन पता लगाने के लिए करा। तो भाई ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं भाई, रिले असेंबली टेस्ट रूम, या आप इसे भाई रिले असेंबली अध्ययन भी कह सकते हो, ठीक है। ये कब से कब तक हुआ भाई, आपका 1927 से 32 तक चला, ठीक है। अब भाई इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ। ऊपर बताई गई दो परिकल्पनाओं का जांच करने के लिए दो समूह बनाए गए थे, उन्हें अन्य सभी कारगर से अलग विशेष कमरे में रखा गया। अब जो ऊपर भाई दो रीजन बताए थे, दो परिकल्पना बताई थी, दो कॉन्सेप्ट बताए थे, दोनों में से एक ना एक रीजन होगा भाई जो प्रोडक्शन जो है बड़ा था वो। तो यही चीज पता लगाने के लिए भाई इन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट करा। इस बार भाई क्या करा इन्होंने, फिर से भाई दो ग्रुप बना दिए इन्होंने, ठीक है ना, महिलाओं के फिर से दो ग्रुप बना दिए और फिर से भाई उन्हें क्या करा, अलग अलग कमरों में भेज दिया, ठीक है ना, दो ग्रुप बना के अलग अलग कमरों में भेज दिया, यानी कि अलग कमरों में रखा दोनों को, ठीक है। आगे क्या करा भाई, समूह को कार्य के आधार पर व्यक्तिगत प्रोत्साहन योजना पर रखा गया। अब भाई जो दो कमरे थे, एक में तो भाई इन्होंने क्या करा था,
एक में मैंने बताया था, एक में तो ये सुविधा वगैरह कम करते चले गए, प्रकाश लाइट वगैरह कम करते चले गए, एक को ऐसा नॉर्मल ही रहने दिया, ठीक है ना, जैसा था वैसे ही रहने दिया। अब इन्होंने भाई उसके बावजूद भी अब इसमें एक और चेंजेस करा। एक और चेंज क्या करा, अब इन वाले व्यक्तियों को जाके बोल दिया, इस वाले रूम में जाके बोल दिया कि तुम्हें भाई ज्यादा काम के ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, तुम्हारा जो पूरा ग्रुप है उससे हमें मतलब नहीं है, तुम्हारा ग्रुप क्या काम करेगा, अगर तुम अकेले बंदे ज्यादा काम करते हो तो तुम्हें ज्यादा पैसा दिया जाएगा, दैट्स इट, ऐसा बोल दिया इन्होंने जाके। यानी कि व्यक्तिगत प्रोत्साहन योजना चालू कर दी। व्यक्तिगत प्रोत्साहन योजना यानी कि तुम जितना ज्यादा काम करोगे तुम्हें पैसा मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा ग्रुप काम करे या ना करे, ठीक है, ऐसा बोल दिया इन लोगों ने इस वाले रूम में जाके, ठीक है। आगे क्या हुआ भाई, 14 महीने की जांच के बाद पता चला कि शुरू में कुल उत्पादन में वृद्धि हुई और कुछ समय पश्चात ये वृद्धि स्थिर हो गई। अब भाई जो ये सोच रहे थे बिल्कुल उसको उल्टा हुआ। ये सोच रहे थे कि भाई प्रोडक्शन जो है, अब हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों में भाई शुरू वाला जो एक्सपेरिमेंट था दोनों का प्रोडक्शन जो है ज्यादा हुआ था, तो रीजन हो सकता है भाई ये वाला हो, 2 रीजन बताए उन्होंने। तो बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। शुरू में क्या हुआ, 14 महीने की जांच करी इन लोगों ने। 14 महीने की जांच करने के बाद भाई क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा था, शुरू के महीनों में तो बढ़ा, लेकिन एंड में जाके पूरा प्रोडक्शन जो है वो रुक गया, पूरा स्थिर हो गया। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट रीजन है ये तो नहीं था हमारा, ठीक है। अब दूसरा रीजन को भी पता लगाने के लिए भाई ने जांच करी। दूसरे रीजन को पता लगाने के लिए क्या करा भाई, चलो पढ़ते हैं। दूसरी परिकल्पना की जांच करने के लिए वातावरण को अधिक आरामदायक और अनुकूल बनाया गया। अब जांच वाले लोगों को अन्य कारगर और पर्यवेक्षकों से घुलने मिलने दिया गया। पर्यवेक्षक के व्यवहार में सुधार किया गया और कामगार के निर्णय पर बातचीत की गई। अब देखो भाई क्या करने, वही 2 रूम थे, ठीक है, 2 रूम बना रखे थे। एक में तो इन लोगों ने कुछ नहीं करा, एक में क्या करा था भाई, लाइटें कम कर दी थी, सुविधा कम कर दी थी। अब इस बार भाई इन्होंने एक और चेंज करके देखा। एक और चेंज क्या करके देखा भाई इन्होंने, जो पर्यवेक्षक है यानी कि सुपरवाइजर जो है ना, उसको क्या करा, उसका बिहेवियर अच्छा करने के लिए बोला इसे। इसने बोला कि भाई सुपरवाइजर से कि तुम अपना बिहेवियर अच्छा करो और मजदूरों से जाके, कर्मचारियों से जाके अपनी बातचीत करो, उनसे घुलो मिलो, ऐसा बोल दिया। अब वो भाई सुपरवाइजर पहले स्ट्रिक्ट होगा, अब वो जाके घुला मिला भाई सबसे, ठीक है ना, सबसे अच्छे से बातचीत करी उसने सुपरवाइजर ने, ठीक है। इस वजह से भाई अब मजदूरों के मन में भी कोई डर नहीं रहा उसको, सुपरवाइजर को लेके, ठीक है। आपस में भाई वो बातचीत भी करने लग गए एक दूसरे को, क्योंकि अगर भाई पहले बातचीत करते तो सुपरवाइजर डांट लगा था कि काम पे फोकस क्यों नहीं है, बट अब इनने अपना बिहेवियर अच्छा रखा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो भाई सुपरवाइजर या कंपनी पूरे कोई डिसीजन वगैरह लेती थी ना, तो डिसीजन पर भाई इन लोगों से बातचीत करी गई, यानी कि मजदूर वगैरह से भी इनकी राय ली गई कि तो भाई तुम्हारी राय क्या है कंपनी के इस डिसीजन पे, तो इन लोगों की भी राय ली गई, ठीक है। अब इन सारी चीजों से भाई एक चीज समझ में आ गई, इससे क्या हुआ, आश्चर्यजनक रूप से भाई विपरीत परिस्थिति में भी उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। यानी कि दूसरा वाला रीजन जो है हमारा सही निकला कि अगर सुपरवाइजर वगैरह अच्छा बिहेव करेगा, सब अच्छे बिहेव करेंगे, पूरी कंपनी अच्छा बिहेव करेगी, आपस में इन लोगों के संबंध अच्छे रहेंगे, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। क्योंकि इससे भाई कर्मचारियों में यह भावना उत्पन्न हुई कि व्यक्ति मशीन के पुर्जे के समान नहीं बल्कि एक टीम है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। अब मैं दोबारा से शुरू से जो पूरा ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है ये पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। सेकंड एक्सपेरिमेंट से मेरा का मतलब है ये पूरा शुरू से जो हम पढ़ रहे हैं ना, हाथों प्रयोग, ये पूरा अच्छे से समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। मैंने शॉर्टली जरूर यहाँ पे लिख रखा है, बट ये शॉर्ट है नहीं, पेपर में बहुत अच्छे से पूछेंगे, इसे मैं पहले बता रहा हूँ, सेपरेटली क्वेश्चन बनता है भाई इससे, ठीक है। चलो भाई, हुआ क्या था भाई, शुरू में एक हाथरॉन कंपनी थी, ठीक है ना, कंपनी थी, संयंत्र कुछ भी कह लो। उसमें भाई क्या करा, एल्टन मेयो और उनकी टीम जो है वो एक्सपेरिमेंट करने आई। एक्सपेरिमेंट करने के लिए भाई उन्होंने क्या करा, 6 महिलाओं के 2 ग्रुप बना दिए, ठीक है ना। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाने की कोशिश करी कि भाई अगर हम आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो क्या इससे प्रोडक्शन पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये चीज पता लगाने की कोशिश करी। तो इस वजह से भाई इन ये जो महिलाओं के 6 महिलाओं के ग्रुप थे, इन्हें अलग अलग कमरों में रख दिया। एक को तो ऐसे ही रह दिया नॉर्मल, और एक में क्या करा भाई, लाइट कम कर दी इन लोगों ने, ठीक है। और जो बाकी फैसिलिटीज थी, सुविधाएं थी, उसे भी कम कर दिया। कम से कम भाई 18 महीने तक एक्सपेरिमेंट चला ये। अब 18 महीने के बाद भाई इन लोगों को पता क्या चला कि प्रोडक्शन तो भाई चाहे ये वाला हो रूम या ये वाला रूम हो, दोनों का प्रोडक्शन भाई इक्वल, यानी कि समान रूप से प्रोडक्शन हो रहा, कोई
चेंजेस नहीं आ रहा प्रोडक्शन में, यानी कि काम तो सब इक्वली कर रहे हैं ये। अब इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो इन्होंने दो रीज़न दिए। दो रीज़न क्या दिए भाई, दो रीज़न, दो परिकल्पनाएं दी, दो कॉन्सेप्ट दिए। दो कॉन्सेप्ट क्या दिए भाई, पहला रीज़न तो इन्होंने ये दिया कि ये जो प्रोडक्शन दोनों का हो रहा है, तो ये दोनों का होने की रीज़न इसके पीछे क्या है भाई। पहला रीज़न तो इनका ये बताया उन्होंने कि जो हम व्यक्तिगत वेतन दे रहे हैं, व्यक्तिगत वेतन यानी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा भाई काम करेगा उसे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। एक तो रीज़न ये हो सकता है, उन्होंने ऐसा बोला। दूसरा रीज़न उन्होंने ये बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया कि सुपरवाइज़र वगैरह जो अपना अच्छा बिहेवियर कर लेता है, या भाई इनको घुलने मिलने का मौका दिया जाए, इनको मतलब श्रमिक जो थे, काम करने वाली जो महिलाएं थी, इनको घुलने मिलने का मौका दिया है, तो शायद इस वजह से भी भाई प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दो रीज़न दिए भाई एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने, दोनों में प्रोडक्शन ज़्यादा होने के। तो भाई अब दोनों में से एग्जैक्ट कौन सा रीज़न काम कर रहा था इसके पीछे, ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी था। तो इसको भी पता लगाने के लिए भाई फिर से एक्सपेरिमेंट किए गए। तो भाई पहला एक्सपेरिमेंट फिर से इन्होंने क्या करा, फिर से दो रूम बनाए और दोनों को भाई 6-6 ग्रुप में बांट दिया और दोनों को अलग अलग रूम में जो रख दिया गया। पहले रूम को तो भाई इन्होंने ऐसे ही रहने दिया और इसमें भाई दोबारा से लाइट कम कर दी, बाकी फैसिलिटीज़ पहले की तरह फिर से कम कर दी। इसमें इस बार इन लोगों ने क्या करा, एक चीज़ और ऐड करी। एक चीज़ और क्या ऐड करी भाई, इन्होंने इस रूम में जाके बोल दिया कि भाई अब तुम्हें पूरे ग्रुप के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि तुम जितने भी लोग काम कर रहे हो तुम लोगों के हिसाब से काम नहीं दिया जाएगा कि तुम महीने में कितना बना रहे तो उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुम जितना ज़्यादा बनाओगे उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा तुम्हें, यानी कि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और सबको अलग अलग पैसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रुप का पैसे देंगे फिर तुम आपस में बांट लो, ऐसा कर दिया। और दूसरे में भाई इन्होंने क्या करा, दूसरे में भाई इन्होंने फिर से दो रूम बना दिए, ठीक है। अब इन दोनों रूमों में इस एक को सेम रखा और इस वाले में भाई क्या करा, इसमें सेम लाइटें कम कर दी, बाकी सुविधाएं भी कम कर दी। इस वाले में एक चेंज कर दिया, एक चेंज क्या करा, इसमें भाई क्या करा इन्होंने, सुपरवाइजर को बोला भाई तू अपना अच्छा बिहेवियर रख, सबसे अच्छे से बातचीत कर, ठीक है। साथ ही साथ इन लोगों को भाई घुलने मिलने का मौका दिया और सुपरवाइजर जो कंपनी जो भी निर्णय ले रही थी, जो भी कंपनी के डिसीजन थे, वो भी मजदूरों से जाके जो है उनकी राय पूछी गई कि तुम्हारा भाई राय क्या है कंपनी के इस डिसीजन पे। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट करे भाई दोनों परिकल्पनाओं को पता लगाने के लिए। तो भाई पहली वाली सिचुएशन में हुआ क्या, पहली वाली सिचुएशन में भाई शुरू के कुछ महीनों में तो भाई प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, बट एंड में जाके कुछ महीनों बाद वो प्रोडक्शन जो है स्थिर हो गया, यानी कि रुक गया। लेकिन ये जो दूसरे वाला रीजन को पता लगाने की कोशिश की गई थी, इसमें क्या हुआ भाई, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता चला गया, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए। लाइटें नहीं थी भाई, सुविधा वगैरह कम कर दी गई, उसके बावजूद भी जो है प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। तो साफ सीधा सा क्लियर होता है कि भाई शुरू में जो एक्सपेरिमेंट करा था उसके पीछे दो रीजन बताए थे उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ने के, तो दोनों में से कौन सा ठीक था भाई, दूसरा वाला रीजन जो है वो ठीक था। दूसरा वाला रीजन क्यों ठीक था, क्योंकि भाई सुपरवाइजर जो है वो मजदूरों से अच्छे से बात करने लग गया था, ठीक है। साथ ही साथ भाई क्या करने लग गया था, वो जो मजदूर थे आपस में अच्छे से बातचीत करने लग गए थे, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं था सुपरवाइजर का कि सुपरवाइजर कुछ कहेगा या नहीं कहेगा। पहले क्या होता था भाई, सुपरवाइजर स्ट्रिक्ट था, सुपरवाइजर अगर बातचीत करते हैं मजदूर आपस में तो भाई सुपरवाइजर इन्हें डांट लगाता कि काम पे फोकस करो, ये क्या चीजें कर रहे हो तुम, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं करा, सुपरवाइजर ने अच्छा बिहेवियर रखा अपना, ठीक है। साथ ही साथ भाई कंपनियां जो भी डिसीजन ले रही थी उसमें भाई इन लोगों से राय मांगी गई कि तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ भाई कंपनी के इस डिसीजन में। तो इस चीज़ से हुआ क्या, इस चीज़ से भाई इन्हें जो मजदूर है इन लोगों को ऐसा लगा कि भाई हम मशीन नहीं है, हम मशीन के कोई पुर्जे नहीं है, इन्हें ऐसा फील हुआ, बल्कि इन्हें ऐसा फील होने लगा कि हम भाई एक कंपनी का पार्ट है, वो भी बहुत अहम पार्ट है, इंसान है, हमारी भावना है, हमारी फीलिंग्स की कदर है यहाँ पे, ऐसा फील हुआ। इस वजह से प्रोडक्शन जो है ज़्यादा बढ़ता गया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है ना। अब भाई पहला एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को ऊपर दिखाने चलता हूँ, ठीक है। पहला हमने भाई ये पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट भाई हमने ये पढ़ा, अब तीसरे एक्सपेरिमेंट की ओर जाएंगे, फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई तीसरा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भाई दूसरे एक्सपेरिमेंट के कुछ निष्कर्ष है, कुछ कंक्लूजन निकला है, वो बता देता हूँ। कंक्लूजन क्या निकला है भाई, चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अनौपचारिक समूह होना चाहिए। अब भाई कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट करके क्या पता लगा, एक फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए,
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ये चीज पता लगाई। सबसे पहले भाई अनौपचारिक समूह होना चाहिए। अनौपचारिक समूह यानी कि लोगों के बीच में सिर्फ काम की बातें ही नहीं होनी चाहिए बल्कि आपस की फीलिंग भी शेयर होनी चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है ना। और भाई क्या बोला है इन्होंने, अगला बोला है भाई मानवीय पर्यवेक्षण होना चाहिए, यानी कि जो सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर का भी भाई अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और मजदूरों को लेके भाई उनकी फीलिंग्स को लेके। ऐसा नहीं है सुपरवाइजर इन्हें मशीनों के समान समझे, मशीनों के पुर्जे के समान समझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला रीजन भाई उन्होंने क्या बताया, श्रमिक और पर्यवेक्षक में संबंध होना चाहिए, यानी कि इन्होंने ये बताया भाई किसी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हो तो भाई जो श्रमिक होते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, इन सबके बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, तभी जाके जो है प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ये 3 जो है कंक्लूजन निकल के आए हैं, ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भाई दूसरा एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे भाई। तीसरे एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है हमारा भाई, मानवीय अभिवृत्ति, या आप इसे कह सकते हो भाई प्रवृत्तियां और भावनाएं प्रयोग, ठीक है भाई। ये भाई कब से कब तक हुआ हमारा, 1928 से 1931 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, चलो वो पढ़ते हैं भाई। तो भाई जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था इसे कैसे किया गया भाई, देखो भाई थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ भाई, 21,000 मजदूरों का भाई इंटरव्यू किया गया है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया गया 21,000 मजदूरों का। मान लो कोई कंपनी है, कंपनी में भाई 21,000 मजदूर काम कर रहे थे, श्रमिक काम कर रहे थे या वर्कर आप कह सकते हो, इनका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है ना। अब इंटरव्यू क्यों लिया गया, ताकि भाई पता लग सके उनका दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है ना। तो भाई इंटरव्यू में उनकी परिस्थितियों के बारे में पूछा गया, उनकी सिचुएशन के बारे में पूछा गया, साथ ही साथ जो मैनेजर की नीति है, मैनेजर के जो प्लान वगैरह है उनके बारे में भाई राय वगैरह करने को बोला कि तुम्हारी क्या राय है तुम बताओ, ठीक है ना। ऐसे करके इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। अब इंटरव्यू भाई जो लिया गया उसका मेन रीजन ही यही था कि मजदूरों की भाई समस्या को पता चल जाए पूरा कि क्या समस्या आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई मजदूरों को, ठीक है, तभी तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा। अब एक चीज यहाँ पे और पता लगी, वो चीज क्या थी भाई कि जब तक भाई मजदूरों की भावनाओं की हम बड़ाई नहीं करेंगे तब तक भाई मजदूर जो है अपनी समस्या को अच्छे से नहीं समझा पाएगा, अच्छे से नहीं बता पाएगा। यानी कि जो इंटरव्यूअर थे ना, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे थे बंदे, उन लोगों ने क्या करा भाई, मजदूरों की भावनाओं को अच्छे से भाई क्या करा, बड़ाई करी, यानी कि मजदूरों की बहुत ज़्यादा बड़ाई करी। तो मजदूरों ने भी भाई मिलके खुलकर बातें करी भाई इंटरव्यूअर से, ठीक है ना, बातचीत करी अच्छे से और अपनी सिचुएशन बताई, अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बताई, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करा इससे भाई 3 बातें निकल के आई, ठीक है ना, 3 बातें निकल के आई। तो 3 बातें क्या थी, चलो भाई पढ़ते हैं। पहली बात भाई ये निकल के आई कि श्रमिकों की समस्या के बारे में भाई जानकारी अगर तुम एकत्रित करते हो, यानी कि श्रमिकों की समस्या अगर तुम उनसे पूछते हो श्रमिकों की, तो भाई उनमें क्या होता है, उनमें समानता की भावना आ जाती है। समानता की भावना यानी कि उनमें भी ये फीलिंग आ जाती है कि भाई चलो हमसे तो कोई पूछने वाला है, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि भाई हमें मशीन की समझ के बैठ गए ये लोग, कम से कम हमें पूछ रहे हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो उनमें एक समानता की भावना आ गई, जिससे क्या होता है भाई, कार्य स्थिति में सुधार होता है और प्रोडक्शन जो है बढ़ता है, ठीक है। पहली बात ये निकल के आई, ठीक है। यहाँ पे भाई उनके 2 बार लिखा है और उनके लिखना भी नहीं है, उनमें लिखना है, ठीक है ना, उनमें लिख देना आप, उनमें, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गए थे। तो भाई दूसरी बात क्या निकल के आई, दूसरी बात देखो हम पढ़ते हैं। दूसरी बात भाई ये निकल के आई इन लोगों की कि जो शोधकर्ता थे, यानी कि जो हमारे जो एल्टन मेयो थे और उनकी टीम थी, उन्होंने भाई इंटरव्यू वगैरह लिया। अब भाई इन लोगों को एक चीज़ और पता लगी, एक चीज़ ये पता लगी भाई, दूसरी बात कि जो प्रबंधक होते हैं, यानी कि मैनेजर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए भाई, श्रमिकों की समस्या को सुनना चाहिए, ठीक है ना। समस्या को सिर्फ सुन के बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि समस्या का जवाबदेही भी होना चाहिए, यानी कि समस्या का सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। तो दूसरी बात भाई ये निकल के आई, अगर हम ऐसा करेंगे तो भाई प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा, ठीक है। तीसरी बात भाई क्या निकल के आई, तीसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया, चलो वो भी पढ़ते हैं। तीसरी बात भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर भी बता दी थी कि तीसरी बात ये निकल के आई कि भाई अगर श्रमिकों की समस्या का पता लगाना है
तो भाई उनकी भावनाओं की तुम क्या करो, प्रशंसा करो। प्रशंसा यानी कि बड़ाई करो श्रमिकों की, यानी कि श्रमिकों के साथ अच्छे से घुल मिलकर बातचीत करो, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखो, तभी वो समस्या के बारे में बताएंगे। ऐसे थोड़ी ना भाई किसी को अपनी समस्या के बारे में बता देंगे, किसी को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देंगे। तो इंटरव्यूअर को भाई क्यों बताया था, भाई जो इंटरव्यू ले रहे थे बंदे, उन लोगों को भाई क्यों बताया था श्रमिकों ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि वो भाई अच्छे से बात कर रहे थे, फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे थे, घुल मिलकर अच्छे से बात कर रहे थे, ठीक है ना। इस वजह से श्रमिकों ने भाई क्या करा, अपनी सारी प्रॉब्लम जो है इन लोगों को बताई, ठीक है। तो ये 3 कंक्लूजन निकल के आए, 3 जो है बात निकल के आई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई अपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट की। फोर्थ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं भाई, इसका नाम है भाई बैंक वायरिंग अवलोकन सामाजिक संगठन प्रयोग, कुछ भी कह सकते हो, दोनों में से दोनों नाम है भाई इसके, ठीक है ना। ये कब से कब तक चला भाई, 1931 से 1937 के बीच में चला था। अब भाई जो चौथा एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या करा भाई, इसमें भाई 14 आदमियों को, ठीक है ना, इस प्रयोग में 14 आदमियों को भाई क्या करा, 14 आदमियों के समूह को भाई वायरिंग का काम करने के लिए दिया। वायरिंग का काम, मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, उसमें भाई वायरिंग का काम होना होगा, ठीक है ना। तो 14 बंदों को बुलाया, जिनमें से भाई 9 वायरमैन थे, 3 सोल्डर थे और 2 भाई इंस्पेक्टर थे, ठीक है ना। इंस्पेक्टर भाई आप ये वाले इंस्पेक्टर मत समझ लेना, जो आप पुलिस वाले जिसे कहते हो वो मत समझ लेना, ठीक है ना। इंस्पेक्टर भाई बिजली का काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो ने कहते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है। आप इन्हें सर्च करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। सोल्डर यानी कि जो भाई टाके वगैरह लगाते हैं ना तारों में, जो चीज़ ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। वायरिंग मैन यानी कि जो वायर वगैरह बिछाते हैं, लगाते हैं। और इंस्पेक्टर आप उन्हें कह सकते हो जो जांच पड़ताल करते हैं पूरी वायरिंग वगैरह की, हर चीज़ की, पूरे सिस्टम की, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऐसे भाई इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, 14 आदमियों को बुलाया गया, ठीक है ना। इन 14 आदमियों के ग्रुप को बुलाया गया और इनको भाई वायरिंग का काम करने के लिए रखा गया। इन्हें बोला गया तुम भाई वायरिंग का काम करो, ठीक है। और इन्हें पैसा कैसे दिया जाएगा, इन्हें बोल दिया गया भाई समूह प्रलोभन योजना के तहत पैसा इन्हें दिया जाएगा। अब ये क्या चीज़ है भाई, समूह प्रलोभन के तहत पैसा दिया जाएगा, यानी कि 14 लोग जो है, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब ये 14 लोगों का ग्रुप है, ये फैक्ट्री में जाके काम करेगा, तो इन 14 लोगों को भाई पैसे दिए जाएंगे, यानी कि अलग अलग पैसे नहीं देंगे। इनका भाई जो भी हेड होगा उसे पैसे दिए जाएंगे, फिर ये आपस में बांटते फिरेंगे, जो मर्जी करें, हमें कोई लेन देन नहीं, ठीक है ना। यानी कि इन्हें ऐसे बोला गया कि भाई तुम्हारा एक ग्रुप है 14 लोगों का, तुम भाई इस फैक्ट्री में आके काम करो वायरिंग का, फिर तुम्हें भाई तुम्हारे ग्रुप को पैसे दे देंगे, जो भी डिसाइड हुआ है फिर तुम्हें उसे लेके चले जाना, ठीक है। तो इसे कहते हैं भाई समूह प्रलोभन योजना, यानी कि पूरे समूह को पैसा देना, ना कि हर एक को धीरे धीरे करके पैसे देना, यानी कि 14 को एक एक करके पैसे देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। पूरे ग्रुप को पैसा दिया, ठीक है ना। अब भाई ये 14 के 14 बंदों को ये समझ में आ गया। देखो जो जो जांच करने वाले लोग थे ना, जैसे कि आपका मेयर थे, ठीक है ना, सॉरी मेयो थे, जो हमारे एल्टन मेयो थे, और जो उनकी टीम थी, भाई उन लोगों को इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आई। एक चीज़ क्या समझ में आई, जो काम करने वाले ये जो लोग थे, ये क्या करते हैं भाई, काम करने का अलग ही लक्ष्य इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, जबकि फैक्ट्री का लक्ष्य भाई इनसे ऊपर था। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को दोबारा से समझाता हूँ। देखो भाई क्या हुआ, मान लो ये रही एक फैक्ट्री, ठीक है। एक फैक्ट्री में भाई 14 बंदों को बुलाया गया वायरिंग का काम करने के लिए, ठीक है। मान लो भाई इन्हें 30 तारीख दे दी गई कि 30 तारीख तक भाई तुम्हें कम से कम 100 वायरिंग का काम करना है। 100 वायरिंग आप मान के चलो, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, 100 वायरिंग तक आप मान के चलो, ठीक है ना। इन्हें भाई टारगेट दे दिया कि आप 100 वायरिंग तक का काम कर लोगे, 30 दिन के अंदर अंदर टारगेट कंप्लीट करके दो, और तुम्हारे पूरे ग्रुप को पैसे देंगे हम, ठीक है ना। ऐसा बोल दिया इन्होंने, पूरे ग्रुप को तुम्हें पैसे देंगे, यानी कि अलग अलग सबको पैसे नहीं देंगे, हम पूरे ग्रुप को पैसे देंगे काम करने पर, ठीक है। अब भाई जांच करने वाले जो लोग थे ना, जांच करने वाले लोगों ने भाई ये पाया कि ये जो काम करने वाले लोग थे ना, इन्होंने भाई अपना अलग ही लक्ष्य बना रखा है। कंपनी का अलग है, कंपनी का क्या है कि भाई 30 दिन के अंदर इतना काम होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अपना अलग ही लक्ष्य डिसाइड करा। इन लोगों ने अलग 30 दिनों के अंदर लोगों ने भाई लक्ष्य डिसाइड कर लिया। मान लो कि 80 वायरिंग का काम करना है हमें, अलग ही इन लोगों ने टारगेट बना लिया अपना। और ये जो इनका टारगेट था भाई, ये कंपनी के टारगेट से कम था। ये चीज भाई शोधकर्ताओं को पता लगी, यानी कि जांच करने वाले लोगों को पता लगी। अब ऐसा क्यों भाई, कुछ तो रीजन होगा जो ये मतलब कम काम कर रहे हैं, कंपनी चाहती इनसे ज्यादा है,
पर ये कम काम कर रहे हैं भाई। महीने में मान लो कंपनी चाहती है 100 कपड़े बनाने दे रही है, बट ये भाई 80 कपड़े बना के दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है? कंपनी ज़्यादा काम नहीं थोप रही है, कंपनी एवरेज के हिसाब से दे रही है इन्हें काम, ठीक है ना। जितना एवरेज किया जा सकता है एक महीने में उतना काम दे रही है, बट फिर भी ये इतना काम नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो रीज़न होगा। तो यही चीज़ पता लगाने की कोशिश करी इन लोगों ने, तो पता लगाते हैं भाई आगे। देखो क्या हुआ। मेयो ने पाया कि अनौपचारिक समूह ने अपने कानून नियम बना रखे थे, यानी कि भाई ये जो 14 लोगों का ग्रुप था, इन्होंने भाई अपने ही कायदे और नियम जो है बना रखे थे। कंपनी के कायदे कानून नियम तो थे ही थे, उन्होंने अपने भी बना रखे हैं अलग से कि भाई इतने दिन में इतना ही काम करना है, और भी जो कायदे कानून नियम थे वो सब पढ़ते हैं भाई। देखो 4 नियम इन लोगों ने अपने ही बना रखे थे अलग से। क्या थे भाई इन लोगों ने, जो 14 बंदों के ग्रुप ने अपने अलग ही नियम कायदे कानून बना रखे, तो वो क्या थे? चलो भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला है भाई, कोई उत्पादन नहीं बढ़ाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने उत्पादन बढ़ाया तो उसे रेट बस्टर्ड कहा जाएगा। तो भाई पहला नियम इन 14 बंदों ने, यानी कि ग्रुप ने, जरूरी नहीं है इन 14 बंदों के ग्रुप ने, कोई किसी भी कंपनी में जो ग्रुप वगैरह होते हैं उन लोगों ने भाई अपने ही नियम बना रखे होते हैं। तो उन्होंने पहला नियम क्या बना रखा था? ये बना रखा था कि भाई कोई भी बंदा, मान लो 14 थे ये बंदे, 14 में से कोई भी एक बंदा जो है जानबूझ के भाई उत्पादन जो है ज्यादा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उन्हें रेट भी कम मिलेगा, फिर उस हिसाब से पैसा भी कम मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम ज्यादा काम कर देंगे तो खुद सोचो ना भाई, मान लो भाई 30 दिन में इन्हें काम करने की दिहाड़ी दी गई थी भाई 300 रुपए। मान लो दिहाड़ी इनको पूरे ग्रुप को 300 रुपए दी गई थी 30 दिन का काम करने के लिए, ठीक है ना। 30 दिन अगर ये काम करेंगे तो 300 रुपए दी गई थी, और काम करना था इन्हें भाई 100 वायरिंग का, ठीक है। अब इन्होंने भाई 30 दिन काम तो करा, और वायरिंग का काम कितना करा? 80 वायरिंग का, बट इनकी दिहाड़ी तो इन्हें मिलनी है 300 रुपए। तो भाई इस वजह से इन्होंने अपने खुद के भाई नियम बना रखे थे कि कोई भी जो बंदा है ग्रुप का, कोई भी बंदा वो काम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना। और किसी ने बढ़ा भी लिया तो उसे भाई हम कहेंगे रेट बस्टर्ड कहेंगे, यानी कि जो रेट डुबा देता उसे कहेंगे हम रेट बस्टर्ड, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा रीजन क्या बताया, यानी कि दूसरा नियम इन लोगों ने क्या बना रखा था? 14 के 14 समूह जो थे, 14 बंदों का जो समूह था, इन लोगों ने अपना दूसरा नियम क्या बना रखा था कि कोई उत्पादन कम नहीं करेगा, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे चैसलर कहा जाएगा। यानी कि उत्पादन कोई भाई कम भी नहीं करेगा और कोई ज्यादा भी नहीं करेगा, यानी कि जितना काम सौंपा गया सिर्फ उतना ही करेंगे, उससे कम भी नहीं करेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे। और अगर कोई काम कम करता तो उसे चैसलर का कहेंगे भाई, ऐसा इन्होंने बोल दिया। और अगला नियम भाई इन लोगों ने क्या बना रखा था कि भाई एक दूसरे की कोई चुगली नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे भाई चापलूस कहेंगे। यानी कि मान लो कोई बंदा काम ज्यादा कर रहा है या कोई बंदा काम कम कर रहा है, तो सुपरवाइजर से जाके किसी बंदे ने चुगली कर दी कि बंदा भाई काम कम कर रहा है, आलसपना दिखा रहा है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी बंदा। 14 के 14 जो समूह था, समूह में कोई भी अगर कोई करता तो उसे चापलूस कहेंगे, ठीक है। अगला क्या है भाई? अगला है कोई किसी से सामाजिक दूरी नहीं बनाएगा और ना ही कर्मचारी व्यवहार करेगा, कार्यकारी व्यवहार करेगा। यानी कि चौथा रूल भाई उन्होंने ये बना लिया, मान लो कोई बंदा भाई सुपर मतलब ऊंची पोस्ट पे चला जाता है, मान लो किसी रीजन से कोई बंदा ऊंची पोस्ट पे चला जाता है, उस ऊंची वाली पोस्ट पे चला जाता है, तो वो बंदा भाई अपने साथियों से दूरी नहीं बनाएगा। बेशक ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया, पर वो अपने साथी से सामाजिक दूरी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और ना ही भाई उन लोगों से ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि वो भाई उसी पोस्ट पे पहुंच गया तो वो ज्यादा मतलब कि अपना रौबाब दिखाएगा इन पे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये भाई 4 रूल इन लोगों ने बना रखे थे अपने अंदर ही, ठीक है ना। ये चीज पता लगाई किसने? एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने, कि इन 14 बंदों के जो ग्रुप है इन्होंने भाई अपने ही रूल बना रखे थे अलग ही। अब ये जो रूल इन लोगों ने बनाए हैं भाई, जो 14 बंदों का ये जो ग्रुप था, इन लोगों ने ये जो रूल बनाए हैं अपने, तो अब ये रूल भी तो भाई किसी रीजन से बनाएंगे, कोई तो रीजन रहा होगा, तो वो रीजन भाई आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अब ये रूल बनाए तो इन रूल की वजह से क्या हो रहा है भाई, हमारा जो उत्पादन है वो सीमित मात्रा में हो रहा है, यानी कि ना वो ज्यादा हो रहा ना कम हो रहा, तो ये सीमित मात्रा में हो रहा है। जितना इन लोगों को सौंपा गया सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, बढ़ा भी नहीं रहे उसे कम भी नहीं कर रहे हैं, सीमित मात्रा में हो रहा। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होंगे, तो वो रीजन भी भाई पता लगाया एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने। रीजन क्या थे भाई? स्टेप बाय स्टेप सारे रीजन पढ़ते हैं। पहला रीजन है भाई बेरोजगारी का डर। अब देखो भाई जो ऊपर रीजन थे तुम्हारे, जो नियम बना रखे थे इन 14 बंदों के ग्रुप ने,
जो अपने नियम बना रखे थे, वो नियम अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए होंगे तो आप ध्यान से समझना, अब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो भाई पहला रीजन क्या था इन लोगों ने जो अपने नियम बना रखे थे, उसका पहला रीजन था भाई बेरोजगारी का डर था इन लोगों के बीच में। यानी कि 14 बंदों का ग्रुप है, इन लोगों के बीच में बेरोजगारी का डर था। बेरोजगारी का डर कैसे भाई, मान लो 14 है, 14 में से भाई 12 बंदे जो हैं वो दबा के मेहनत कर रहे हैं, दबा के काम करे जा रहे हैं, और 2 आलसपन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब 2 आलसपन मतलब कि लिमिटेड काम कर रहे हैं अपना, नॉर्मल जैसे करते हैं, और ये दबा के काम कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा भाई, जब काम खत्म हो जाएगा और जो सुपरवाइजर होगा, जो मैनेजर होगा, तो उसकी नज़र भाई किस पे पड़ जाएगी, इन 2 पे पड़ जाएगी कि भाई ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ये काम आनाकानी करके कर रहे हैं। और जबकि इन बंदों ने ये काम सारा निपटा भी दिया, 12 के 12 बंदों ने, तो वो क्या करेगा, इन 2 को निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जब भाई 12 बंदे ही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन 2 की क्या जरूरत है, वो तो निकाल ही देगा। तो यही होगा ना। तो इस वजह से भाई इन लोगों के बीच में डर था कि ये प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये इनका भाई बेरोजगारी का डर था, ठीक है। अगला रीजन क्या था भाई, उत्पादन की सीमा ऊंची हो जाने का डर। अब भाई ये जो 14 बंदों का ग्रुप था, ये काम ज़्यादा क्यों नहीं करते थे, खुद सोचो। काम जो है वो ज़्यादा क्यों नहीं करते थे। मान लो इन्हें 100 वायरिंग करने के लिए बोला गया, 80 वायरिंग करके क्यों दे रहे हैं, जबकि ये 120 क्यों नहीं करके दे रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, जबकि इतना हो सकता पॉसिबल है 120 का, फिर भी ये करके नहीं दे रहे और उससे कम ही करके दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इन 14 बंदों के बीच में डर था कि कल को भाई मैनेजर जो है, प्रबंधन जो है, इन्हें और ज्यादा काम ना सौंप दे। मान लो 100 करके दे दिया हमने, मान लो 30 दिन में 100 करके दे दिया, तो मैनेजर को लगेगा कि भाई पिछली बार तो इन्हें 100 तो कर ही लिया था, इस बार 120 का टारगेट देता हूँ, ठीक है ना। तो ये ना हो इनके साथ, इस वजह से इन्हें ये चीज डर था, इस वजह से ये प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं करते थे, काम भी ज्यादा नहीं करते थे, ठीक है। अगला रीजन क्या था भाई, अशुल्क श्रमिक अकुशल श्रमिकों की रक्षा, ठीक है। अब भाई एक और रीजन था, ये प्रोडक्शन जो है ज्यादा क्यों नहीं करते थे, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करते थे, इसके पीछे एक और रीजन है। मान लो भाई 13 बंदे थे, ठीक है, 13 बंदे भाई जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, और जो 14वां बंदा है, ठीक है, ये काम भाई थोड़ा स्लो स्लो कर रहा है, अपना लिमिटेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, मैनेजर जो है उसकी नज़र इस पर पड़ जाएगी, तो वो मैनेजर बोलेगा भाई ये किसी काम का नहीं है, ये ढंग से काम कर नहीं रहा है, ये अकुशल श्रमिक है, यानी कि इसे कुछ आता जाता नहीं है, इसे क्या करेगा, निकाल देगा, भगा देगा, और इसकी कोई क्या फिर क्या रहेगी भाई, वैल्यू नहीं रहेगी। तो इन ऐसे लोगों की भाई रक्षा करने के लिए ग्रुप में 14 बंदे हैं भाई, 14 में अब जरूरी थोड़ी सारे एक जैसे होंगे, परफेक्ट होंगे, सबका काम करने का तरीका सबका एक जैसा होगा, कोई ना कोई तो कमजोर होगा, कोई ना कोई तो कम काम करने वाला होगा। तो उस बंदे की ही भाई रक्षा करने के लिए इन लोगों ने ये अपने कायदे कानून नियम वगैरह जो है बना रखे थे कि हम भाई लिमिटेड ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे। ऐसा इन लोगों ने इस वजह से नियम बना रखे थे अपना। चौथा रीजन क्या है भाई, प्रबंधन की कम उत्पादकता से ही संतुष्टि। चौथा रीजन भाई ये भी था, जो मैनेजर वगैरह थे, मान लो अगर इन्हें काम सौंपा गया भाई 100 का, अब इन्होंने 80 करके दे दिया, तो मैनेजर भी भाई 80 में मान ही जाता था, वो ज्यादा मतलब इनसे आनाकानी करता ही नहीं था। मतलब ऐसा थोड़ी था कि इन्हें सजा दे देगा कि भाई 80 करा तुमने, अब चलो तुम्हें सजा मिलेगी, ऐसा थोड़ी करेगा, ऐसा नहीं करता था। तो मतलब बोलता बालता होगा थोड़ा बहुत, बट सजा थोड़ी देता होगा। तो इस वजह से ये भी इस वजह से आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत बातचीत सुनाएगा, चलो भाई कर लेते, थोड़ा कम ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक रीजन था इन लोगों के पीछे। आई होप कि आप लोगों को भाई ये 4th एक्सपेरिमेंट जो है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्या चीज़ था इसमें, ठीक है भाई। ये 4 के 4 एक्सपेरिमेंट जो है ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई यहाँ से आता है, मैं पहले बता रहा हूँ। पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही आएगा आप लोगों का, और कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो भाई अब नेक्स्ट हेडिंग भाई अपनी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है हमारी हाथरॉन प्रयोग का परिणाम। तो भाई हमने जो हाथरॉन प्रयोग पढ़ा था उसके परिणाम क्या निकले वो सब अब पढ़ेंगे हम इस हेडिंग के अंदर। तो भाई हाथरॉन प्रयोग का पहला जो परिणाम निकल के आया था, वो पहला परिणाम यही था कि भाई जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहने वाला एक भाई जीव है। वो ना ही उसे भाई मशीन के भांति समझो, यानी कि ना ही उसे मशीन समझो, और ना ही उसे मशीन की तरह भाई कठोर निर्देश दो, यानी कि उसे ना ही कठोर नियम कायदे कानून जो है ना उसके ऊपर सौंपो। पहला परिणाम तो भाई ये निकल के आया था हाथरॉन प्रयोग का, हाथरॉन एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट था, हाथरॉन एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगला भाई क्या एक्सपेरिमेंट, अगला परिणाम क्या था हाथरॉन प्रयोग का, अगला परिणाम ये निकला भाई तकनीक तथा भौतिक पक्ष पर इतना अधिक बल
ना देना चाहिए कि सामाजिक मानवीय जीवन ही प्रभावित हो जाए। यानी कि भाई जो संगठन है, जो कंपनी है, उसमें सिर्फ टेक्निक पे फोकस नहीं होना चाहिए, तरीकों पे या टेक्नोलॉजी पे या कायदे कानून नियम पर फोकस नहीं होना चाहिए, या भौतिक पक्ष वगैरह पे फोकस नहीं होना चाहिए, यानी कि कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है इस पे फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव पे भी फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों पे तुम फोकस रखोगे तो इससे क्या होगा, जो मनुष्य का जीवन होगा, जो श्रमिक का जीवन होगा, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। अब वो कैसे? क्योंकि भाई तुम जो मनुष्य है उसे मशीन की तरह समझ रहे हो, तो खुद सोचो ना भाई, उसके अंदर की सारी फीलिंग्स ही मिट जाएंगी। तुमने उसे अच्छे कायदे कानून नियम वगैरह सौंप दिए, वो तो एक मशीन की तरह ही काम कर रहा है, रोज 8 बजे आ रहा है, फिर रोज 5 बजे जा रहा है, रोज वही वही काम करे जा रहा। तो ऐसा तो मशीन करती है भाई, इंसान कब करता है? कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा अपनी, तो ये सब चीज़ें मशीन ही करती है भाई, इंसान ही कब करता है। आई होप कि आप लोगों को दूसरा परिणाम भी जो है इसका समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बात करते हैं अपना भाई थर्ड परिणाम की। थर्ड परिणाम पढ़ लेते हैं भाई तीसरा परिणाम ये निकल के आया है, जो श्रमिक होते हैं ना, वो भाई संगठन के लक्ष्य यानी कि फैक्ट्री के जो भी टारगेट हैं, जो भी लक्ष्य हैं प्रोडक्शन के, उसको तभी एक्सेप्ट करते हैं जब भाई उनसे कोई विचार विमर्श की जाए, यानी कि बातचीत वगैरह उनसे की जाए, और भाई उनका जो औपचारिक नेता वगैरह होते हैं उनसे सलाह ली जाए। औपचारिक अनौपचारिक नेता यानी कि उनका जो ग्रुप का मेंबर होगा कोई, उनसे भाई सलाह वगैरह तुम लोगे, तभी वो भाई अच्छे से काम करेंगे फैक्ट्री में रह के, कंपनी में रह के। ये कहना चाह रहा है ये थर्ड पॉइंट तुम्हारा। ठीक है ना। फोर्थ परिणाम क्या हुआ भाई हमारा, चलो वो भी बताता हूँ आप लोग। तो भाई फोर्थ परिणाम ये निकल के आया, मेयो ने भाई ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम्हें भाई सहयोग प्राप्त करना है, यानी कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनका अगर साथ चाहिए तुम्हें, तो भाई ना ही पैसे किसी काम के रहेंगे, ना ही विशेषज्ञता या उन्हें कुछ फैसिलिटीज दे दोगे, वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी अपेक्षा तुम क्या करो, सामाजिक कौशल अच्छा करो भाई उनके साथ। सामाजिक कौशल यानी कि उनमें आपस में संबंध अच्छे बनाओ, बातचीत अच्छे से करो उनसे, उनके भाई आप तुम रीजन पूछो क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं, ये सब चीजें करोगे तो वो आप लोगों का साथ देंगे, आपकी बात मानेंगे। ठीक है ना, तभी आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला भाई परिणाम क्या निकल के आया हमारा हाथरस सम्मेलन से, जो औपचारिक समूह है, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल समूह, ऑफिशियल जो हमारे फैक्ट्रियां हैं, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो ऑफिशियल फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक है ना, उनमें भाई अनौपचारिक संगठन यानी कि जो आपस में भाई रिलेशन बने होते हैं, आपस में ग्रुप बने होते हैं इन कर्मचारियों के, प्रबंधकों के, मैनेजर के, तो इनकी बहुत ज्यादा महत्व है, ये बात भी सिद्ध कर दी इन एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है ना। अगला भाई क्या परिणाम निकल के आया इनका, जो सिक्स्थ परिणाम था हमारा भाई, वो निकल के आया जो हाथरस प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो हाथरस एक्सपेरिमेंट था, इससे भाई एक चीज और सामने निकल कर आई, एक और भाई परिणाम निकल कर आया कि श्रमिकों के व्यवहार को भाई क्या चीज प्रभावित करती है, समूह का प्रभाव प्रभावित करता है। जो श्रमिक है, श्रमिक के भाई व्यवहार कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो काम कैसे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, ये सब चीजें भाई किस चीज पर डिपेंड करती है कि समूह का रिलेशन कैसा है आपस में। अगर खुद सोचो तुम बातचीत वगैरह बढ़िया कर के रखोगे, हर किसी से, मैनेजर वगैरह अच्छे से प्रॉब्लम आके पूछ रहा है, तो श्रमिक का भी ऑटोमेटिक व्यवहार अच्छा होगा, वो काम वगैरह जो है सब अच्छे तरीके से करेगा। ये सब चीजें पढ़ा था हमने हाथरस प्रयोग में। आई होप कि आप लोगों को ये भाई 6 के 6 परिणाम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ये परिणाम वगैरह भी पूछ लेते हो तो इन्हें याद रखिएगा, 6 के 6 परिणाम। ठीक है, अगला भाई हमारा है मानव संबंधी सिद्धांत बनाम शास्त्रीय सिद्धांत। यानी कि भाई हम मानव संबंधी सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत में फर्क देखेंगे, अंतर देखेंगे, क्या अंतर है भाई इन दोनों सिद्धांत में। मैं ऊपर ले चलता हूँ भाई आप लोगों को सबसे टॉप पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम अब मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। ठीक है, जो ये शास्त्रीय सिद्धांत थे और ये जो मानव संबंधी सिद्धांत थे, इन दोनों में फर्क क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि पेपर में ये भी बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं आप लोगों से, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा से ले चलता हूँ भाई उसी हेडिंग पे, फिर वहाँ से जो है हम अपना पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो भाई यहाँ से आ गए भाई हमारे फर्क क्या है भाई हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में और मानव संबंधी सिद्धांत में। ठीक है ना, चलो भाई स्टेप बाय स्टेप भाई रीजन देखते हैं क्या फर्क है इनमें क्या नहीं है। तो भाई ये जो हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है, ये भाई औपचारिक संरचना पर बल देता है, जबकि ये मानव संबंधी जो सिद्धांत है ये हमारा अनौपचारिक संरचना पर बल देता है। औपचारिक संरचना यानी कि ये फैक्ट्री वगैरह पे, फैक्ट्री काम धंधे पे ज्यादा फोकस रखता है, और ये अनौपचारिक यानी कि फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस रखता है। ठीक है,
अगला भाई क्या है इन लोगों में फर्क कि जो शास्त्रीय उपागम है ना, यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत तो जो है ये क्या करता है भाई, संगठन यानी कि फैक्ट्री या कंपनी जो है ना उसे तार्किक या अव्यक्तिगत व्यवस्था मानता है। यानी कि ये क्या करता है, शास्त्रीय उपागम या शास्त्रीय सिद्धांत जो कंपनी है, कंपनी की भाई कंपनी को एक व्यवस्था मानता है, व्यवस्था या आप सिस्टम कह सकते हो, कंपनी को एक सिस्टम मानता है जहाँ पे भाई लॉजिक वगैरह होता है और अव्यक्तित्व होता है, यानी कि व्यक्ति को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। जबकि मानव संबंधी सिद्धांत में क्या होता है भाई, ये क्या करता है, कंपनी को क्या मानता है भाई, ये भावनात्मक और सामाजिक व्यवस्था मानता है। यानी कि कंपनी को एक ऐसा सिस्टम मानता है जहाँ पे भाई मानव की भावनाओं की फीलिंग्स की कदर की जाती है, साथ ही साथ सिस्टम जो होता है वो समाज की तरह चलता है, यानी कि आपस में रिलेशन वगैरह जो है वो बना के रखने चाहिए। और ये सब चीजें फर्क हमने पढ़ी भी है अभी ऊपर, ठीक है ना, सारी चीजें। अगला भाई क्या फर्क है इसमें, जो हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है ये भाई श्रमिकों को आर्थिक मानव मानता है, यानी कि श्रमिक जो है वो सिर्फ पैसा 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 कमाने के लिए है, ये सिर्फ शास्त्रीय सिद्धांत ये मानता है, ठीक है ना। और जबकि ये वाला सिद्धांत क्या मानता है, हमारा मानव संबंधी सिद्धांत ये मानता है सामाजिक मानव है, माने श्रमिकों में जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा ही है, उनमें भाई फीलिंग्स वगैरह भी है, उनमें भाई आपस में रिलेशन बनाने के भी भाई बहुत सारे फीलिंग्स है उनके अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सामाजिक मानव मानता है श्रमिक को, ठीक है। अगला है भाई आप लोगों का जो शास्त्रीय सिद्धांत है भाई, ये क्या करता है, संगठन के मशीन और कार्य प्रणाली पर जोर देता है। यानी कि जो संगठन है, जो तुम्हारा जो भाई फैक्ट्री है, उसमें मशीन वगैरह पे ज़्यादा जोर देता है, उसकी कार्य प्रणाली यानी कि कार्य करने के तौर तरीकों पे, कायदे कानून नियम वगैरह पे जोर देता है। जबकि जो तुम्हारा मानव संबंधी सिद्धांत है उससे क्या होता है भाई, ये संगठन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष पे ज़्यादा जोर देता है। यानी कि संगठन में भाई लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे बने रहे और लोगों की क्या फीलिंग्स हैं भाई, इन चीज़ों की ज़्यादा कदर करता है ये वाला सिद्धांत, ठीक है ना। और क्या फ़र्क है भाई, और फ़र्क है आप लोगों का जो शास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत भाई कायदे कानून नियम वगैरह जो होते हैं ना फैक्ट्री में, उसको क्या कहता है, संगठन का व्यवहार उसी के ऊपर डिपेंड है। यानी कि लोगों का व्यवहार किसके ऊपर डिपेंड है, कानून और नियमों के ऊपर डिपेंड है। जबकि ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि भाई कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका व्यवहार किस चीज के ऊपर डिपेंड है, भावनाओं यानी कि फीलिंग्स पर, अभिवृत्ति यानी कि उनकी खुद की इच्छाओं वगैरह पर जो है इस चीज पर डिपेंड है। क्या, फैक्ट्री में जो काम करते हैं लोग उनका व्यवहार इस चीज पे डिपेंड है, ठीक है ना। अब फर्क आप देख रहे हो कितना फर्क है, ठीक है। आगे और फर्क है भाई, आगे फर्क क्या है भाई, जो शास्त्रीय सिद्धांत है भाई ये श्रमिक को एक रूपी मानता है। एक रूपी यानी कि सिर्फ श्रमिक जो है एक ही काम के लिए बना है, एक ही काम करेगा, वो काम करता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा। जबकि ये क्या करेगा भाई, ये विविधतापूर्ण मानता है, जो श्रमिक होता है उसे विविधतापूर्ण मानता है। यानी कि श्रमिक सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना, श्रमिक में भाई उनकी खुद की फीलिंग भी होती है, सामाजिक भावनाएं होती हैं और भी बहुत सारी श्रमिक में चीजें होती हैं, ठीक है ना। मानव संबंधी सिद्धांत ऐसा मानता है, ठीक है। अगला क्या भाई इन लोगों में अंतर है, अगला है भाई निरंकुश पर्यवेक्षक शैली का समर्थक। अब भाई ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है ये कंपनी वगैरह में निरंकुश पर्यवेक्षक शैली जो होती है ना इसका सपोर्ट करता है। अब ये निरंकुश पर्यवेक्षक शैली क्या होती है, तो भाई निरंकुश पर्यवेक्षक शैली जो है ये मतलब कि जो कायदे कानून नियम वगैरह ना पूरा भाई इसी के आधार पर चलता है, ऐसा कहता है ये वाला शास्त्रीय सिद्धांत। इसी के आधार पर सब कुछ चलना चाहिए, इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट ये वाला जो सिद्धांत है हमारा मानव संबंधी सिद्धांत, ये भाई लोकतांत्रिक पर्यवेक्षक शैली पर चलता है भाई। अब लोकतांत्रिक पर्यवेक्षक शैली क्या होती है, इसमें भाई कायदे कानून नियम वगैरह होते तो हैं लेकिन वो लोगों की मर्जी से होते हैं, यानी कि लोगों की भी उसमें राय ली जाती है, ठीक है ना, लोगों की राय ली जाती है। और जैसे कि हमने पढ़ा भी था ऊपर, श्रमिकों की राय ली थी भाई, ठीक है ना, श्रमिकों की राय लेना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार वगैरह रखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनकी प्रॉब्लम वगैरह क्या है। इस वजह से लोकतांत्रिक पर्यवेक्षक शैली कहा गया है। आई होप कि आप लोगों को ये रीजन जो है समझ में आ रहे होंगे। अगला भाई इन लोगों के बीच में अंतर क्या है वही पढ़ते हैं भाई। जो शास्त्रीय संबंधी सिद्धांत है भाई, ये शास्त्रीय सिद्धांत आप लोगों को मनुष्य को भाई आणविक रूप से देखता है। आणविक रूप से यानी कि सिर्फ पैसों के लिए देखता है, यानी कि सिर्फ मनुष्य जो है काम करने के लिए बना और किसी चीज के लिए। और ये जो है भाई ये सामाजिक रूप से देखता है मनुष्य को, यानी कि जो मनुष्य है उनमें भाई खुद की फीलिंग भी है, उनमें भाई बातचीत होती है, उन्हें भी भाई दुख दर्द वगैरह जो है होता है। ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अगला है भाई इनके बीच में जो भाई शास्त्रीय सिद्धांत होता है। शास्त्रीय सिद्धांत में जो कंपनी होती है, संगठन होता है, फैक्ट्री वगैरह होती है, इसमें कौन सी संरचना को अच्छा बताया जाता है, जो भाई सिद्धांतों पर आधारित होती है उस संरचना को
अच्छा बताया जाता है सिद्धांतों पर, यानी कि कायदे कानून नियम वगैरह पे जो संरचना सिस्टम बना होता है उसे अच्छा बताते हैं। जबकि इसमें क्या होता है मानव संबंधी सिद्धांत में, ये भाई उस सिस्टम को अच्छा बताते हैं, उस कंपनी में जो सिस्टम चल रहा है उसको अच्छा बताते हैं जिसमें भाई श्रमिक की संतुष्टि हो और उसके मानव में आपस में संबंध हो, उस वाले सिस्टम को अच्छा बताते हैं। ठीक है, अगला भाई इन लोगों के बीच में क्या कंपैरिजन में, जो शास्त्रीय सिद्धांत है ये भाई कार्य के भौतिक पर्यावरण पर बल देता है। यानी कि ये कहते हैं कि कंपनी में भाई प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब कंपनी के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि लोगों के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, तभी कार्य बढ़ेगा। जबकि भाई इन लोगों ने प्रयोग वगैरह करे, एक्सपेरिमेंट करे, और इन लोगों ने ये चीज सिद्ध कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम उनसे रिलेशनशिप अच्छे बनाओगे तो ज्यादा उत्पादन होगा, ऐसा बताया भाई इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके भी। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा था भाई, इन लोगों ने भी तो एनवायरनमेंट चेंज करा था, बट प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो आप लोगों को ये सारे रीजंस जो है, ये सारे जो आप लोगों की तुलना है या डिफरेंस आप कह सकते हो, ये सब चीजें जो है समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से पेपर में, तो प्लीज इसे याद जरूर रखिएगा। ठीक है ना, अगला पढ़ते हैं भाई। अपने नेक्स्ट हेडिंग है अगली आपकी, मानव संबंधी सिद्धांत का निष्कर्ष। अब भाई निष्कर्ष क्या निकला है हमारा मानव संबंधी सिद्धांत का, चलिए वो भी पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष ये निकला है कि भाई जो मानव संबंधी सिद्धांत है ना, ये भाई क्या करता है, इस संगठन के भाई मानवीय तत्व पर जोर देता है, यानी कि मानव पर ज्यादा फोकस करता है। ये काम करने वाले जो लोग होते हैं संगठन में उन पर ज्यादा जोर देता है, यानी कि फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं कंपनी में, उन पे ज्यादा जोर देता है, उनकी भावनाओं की, उनकी फीलिंग्स की ज्यादा कदर करता है। जबकि जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। इनमें भाई कड़े कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं, मशीनों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और भाई एनवायरनमेंट, लोगों के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, इन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है भाई, अब दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आया भाई, दूसरा निष्कर्ष भाई ये निकल के आया, जो मानव संबंधी सिद्धांत है ना, वो ये मानता है कि जो श्रमिक होता है, हर कोई श्रमिक भाई अपने साथ अपनी संस्कृति, अभिवृत्ति, विश्वास और जीवन जीने की पद्धति को लेकर चलता है। संस्कृति यानी कि भाई अपना कल्चर लेकर चलता है, अपनी अभिवृत्ति यानी कि अपना कल्चर, अपनी फीलिंग्स वगैरह लेकर चलता है, विश्वासों को लेकर चलता है, और जीवन जीने के तरीके को लेकर चलता है श्रमिक। ऐसा कौन मानता है भाई, हमारा मानव संबंधी सिद्धांत। और शास्त्रीय सिद्धांत में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ठीक है ना भाई, चलो भाई अब पढ़ते हैं हमारा थर्ड निष्कर्ष जो है वो पढ़ते हैं। थर्ड निष्कर्ष भाई हमारा ये निकल के आया है कि भाई जो मानव संबंधी सिद्धांत है ना, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई, जो उत्पादन होता है, जो प्रेरणा होती है, ठीक है ना, ये किस चीज से प्रभावित होती है भाई, ये अनौपचारिक समूह से प्रभावित होती है। अनौपचारिक समूह यानी कि जो फैक्ट्री में भाई जो आपस में रिलेशंस वगैरह बने होते हैं, बातचीत वगैरह होती है, इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर बातचीत नहीं होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, और बातचीत होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये चीज हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में भी प्रूफ कर दिया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज भी समझ में आ गए होंगे। चौथा भाई इन लोगों का निष्कर्ष क्या निकल के आया है कि मानव संबंधी सिद्धांत जो है वो श्रमिक को अपनेपन की भावना और संगठन में सामाजिक एकजुटता की आवश्यकता पर बल देता है। यानी कि जो मानव संबंधी सिद्धांत है ये भाई फैक्ट्री या कंपनी वगैरह में क्या करता है भाई, श्रमिकों को भाई अपनेपन की भावना को महसूस कराता है। यानी कि श्रमिक जो है उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हाँ यहाँ पे अपने लोग हैं, ठीक है ना। और क्या करता है भाई, सामाजिक एकजुटता में विश्वास करवाता है इनको, यानी कि इन लोगों का आपस में एकजुट होकर काम करते हैं इसमें। जबकि जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें बातचीत भी बहुत ही कम होती है लोगों की आपस में, कोई ग्रुप नहीं होता, कोई किसी से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता, कोई घुल मिल के नहीं रह सकते, कोई भी एकजुटता नहीं होती, सबका अपना अपना काम करना होता है। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ रहा होगा। अगला भाई पांचवा निष्कर्ष क्या निकल के आया हमारा, जो मानव संबंधी सिद्धांत है ना, ये भाई प्रबंधक के नए रूप की खोज करता है, जैसे सहभागी प्रबंधक, जो कि श्रमिक और प्रबंधकों के बीच की दूरी कम करता है। यानी कि भाई जो हमने शास्त्रीय सिद्धांत पहले के जो सिद्धांत पढ़े थे पिछले चैप्टरों में, इस साइड वाले जो ऊपर बताया था मैंने शास्त्रीय सिद्धांत, उनमें क्या होता था भाई, मैनेजर है ना वो भाई सिर्फ कायदे कानून नियम वगैरह उनसे मतलब रखता था, और श्रमिकों से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ काम की बात, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन देना। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, कोई भाई नया मैनेजर आया, एक मैनेजर जो है वो नया टाइप का आया, वो क्या करता है यहाँ पे मानव संबंधी सिद्धांत में सहभागी मैनेजर होता है। ठीक है ना, सहभागी यानी कि साथ देने वाला मैनेजर होता है, बातचीत करता है उनसे, प्रॉब्लम पूछता है श्रमिकों से उनकी, ठीक है ना, और उनसे भाई क्या करता है, ये बातचीत करता है अच्छे से, उनसे बिहेवियर बनाता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है अच्छे, ठीक है ना, जिससे क्या होता है भाई, श्रमिक और प्रबंधकों के बीच में दूरियां कम होती है।
और इस चीज से क्या होता है भाई, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है, जो एक अच्छी चीज है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये भाई 5 के 5 निष्कर्ष जो है ये भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये 5 के 5 निष्कर्ष जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट पेपर में आप इसे ऐड कर सकते हो अपने आंसर लिखने के लिए, ठीक है ना। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता पूछा जाएगा, बट इसे आप जो है आंसर लिखने में अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। लास्ट हेडिंग और देख लेते हैं भाई। तो हमारा भाई लास्ट हेडिंग जो है वो है हमारी मानव संबंधी सिद्धांत का मूल्यांकन या आलोचना आप कह सकते। अब आलोचना भाई और मूल्यांकन का मतलब पहले आप लोगों को बता देता हूँ। मूल्यांकन मतलब जांच पड़ताल करना, आलोचना मतलब कि बुराइयां करना। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है, इस वजह से टॉपिक भी पूरा सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आलोचना को भाई तुम कमियां भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप इनकी आलोचनाएं पढ़ती हैं, जो मानव संबंधी सिद्धांत है इनकी आलोचनाएं की गई हैं भाई। तो चलो वो भी पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो भाई जो वॉरेन वेनिस है ये एक भाई पढ़े लिखे इंसान है। ये क्या कहते हैं भाई, जो एल्टन मेयो है इन्होंने भाई अनौपचारिकता की तो पहचान कर ली, लेकिन संगठन में भाई जरूरत से ज्यादा अनौपचारिकता क्या करेगा, नियंत्रण और अनुशासन को कमजोर कर देगा। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो ये रही एक भाई फैक्ट्री, ठीक है। अब भाई ये वॉरेन वेरिस क्या कहते हैं कि एल्टन मेयो ने भाई अनौपचारिकता की तो पहचान कर ली। अनौपचारिकता से इनका मतलब है कि भाई जो आपस में ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, बातचीत करनी होती है लोगों को, ये चीज अच्छी चीज है, ठीक है ना। एक संगठन में होना चाहिए, प्रबंधक जो है आपस में रिलेशन वगैरह बने होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो ये चीज अच्छी चीज है, ये तो इन्होंने मान लिया कि सबका फ्रेंडली नेचर वगैरह होना चाहिए, सबके आपस में रिलेशन वगैरह जो है बना होना चाहिए। ये तो वॉरेन वेरिस भी कह रहे हैं कि ठीक चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होगी, आवश्यकता से ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगा भाई, फैक्ट्री में क्या होगा, नियंत्रण और अनुशासन की कमी आ जाएगी, कमजोर हो जाएगा। यानी कि जो फैक्ट्री में कंट्रोलेशन है और अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो कम हो जाएगा। और हो भी सकता है भाई, अगर हम देखेंगे तो अगर हम मान लो मैनेजर है, मेन बंदा ही है, वही ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा इन बंदों से, और फिर वो भाई किसी काम को करने के लिए बोलेगा तो ये भी थोड़ा आनाकानी सी करेंगे, ये भी थोड़ा इजी लेंगे उसे, ठीक है ना, ज्यादा उस पर जोर नहीं देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। सेकंड इसका पॉइंट है, सेकंड आलोचना कह सकते हो, सेकंड कमी कह सकते हो आप, ठीक है। तो भाई सेकंड आलोचना या सेकंड कमी कह सकते हैं, या सेकंड हम मूल्यांकन कह सकते हैं। ये क्या बोला है कि भाई ये बोला है कि जो मेयो है, यानी कि एल्टन मेयो है, ठीक है, ये भाई क्या करते हैं, श्रमिक को ज्यादा सुविधा देने पर जोर देते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, सुविधा जोर मतलब सुविधा दे रहे हो, अच्छी बात है भाई श्रमिक को, ठीक है, लेकिन भाई इससे धीरे धीरे क्या होगा, श्रमिक अभिजात्यता जन्म लेती है। अब अभिजात्यता क्या है भाई, सुविधाओं का गलत उपयोग करना। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया, वो समझाता हूँ, ठीक है। यानी कि मान लो ये एक फैक्ट्री है, कंपनी है, ठीक है। अब मेयो क्या कहते हैं, एल्टन मेयो कहते हैं कि हमें श्रमिक को भाई अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, अच्छी परिस्थिति उन लोगों के लिए बनानी चाहिए, तभी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। चलो भाई मान लेते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। इससे लेकिन एक चीज हो सकती है, एक नुकसान हो सकता है। वो नुकसान क्या है भाई, इससे धीरे धीरे क्या है, श्रमिक अभिजात्यता बढ़ेगी। यानी कि श्रमिक जो है, श्रमिक को जो हम सुविधा देंगे, जो फैसिलिटीज देंगे, श्रमिक उसका धीरे धीरे दुरुपयोग करने लग जाएंगे, उसके यूज का गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आलोचना करने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड आलोचना या थर्ड कमी या थर्ड आप मूल्यांकन बोल सकते हो, वो चीज भी हम पढ़ते हैं। तो भाई आलोचना करने वाले लोग एक और बात बोलते हैं, यहाँ पे एक और तरीके से कमी निकालते हैं कि जो श्रमिक है ना, श्रमिक को भाई साधन के भांति ही देखा गया है, क्योंकि भाई मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अधिक से अधिक काम लिया जाए। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया, वो समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई ये रही एक फैक्ट्री, ठीक है। एल्टन मेयो ने क्या कहा था भाई, एल्टन मेयो ने कहा था हम श्रमिक को क्या है, श्रमिक को मशीन की तरह नहीं समझना चाहिए, ना ही मशीन की पुर्जे की तरह समझना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कहा था एल्टन मेयो ने मानव संबंधी सिद्धांत में, ठीक है। अब जो आलोचना करने वाले लोग हैं, जो बुराई निकालने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कहा भाई, मेयो को बोला भाई उन्होंने, तुम बोल तो रहे हो श्रमिक को भाई, श्रमिक उसके मशीन की तरह नहीं समझना चाहिए, मशीन के पुर्जे की तरह श्रमिक को नहीं समझना चाहिए, लेकिन तुम मानते हो उन्हें मशीन ही हो, एक साधन ही मानते हो उन्हें, साधन मतलब कि एक मशीन ही मानते हो उन्हें। वो क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि मेन उद्देश्य तो तुम्हारा उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेना ही है, मेन उद्देश्य। और फैक्ट है भाई, ये खुद देखोगे आप, मेन उद्देश्य क्या था भाई, प्रोडक्शन को ज्यादा करना ही तो है, ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाना ही तो है मेन मकसद एल्टन मेयो का भी। तो मेन ज्यादा से ज्यादा काम हम किससे कराते हैं भाई, एक मशीन होती है उससे ज्यादा से ज्यादा काम निकालने की कोशिश करते हैं हम, श्रमिक से तो नहीं करते इतना। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। फोर्थ आलोचना भाई क्या है, चलो ये भी समझा देता हूँ। तो भाई फोर्थ पॉइंट या फोर्थ कमी ये कह रहे हैं भाई, मेयो
प्रबंधकों का पक्ष तो लिया परंतु कहीं भी श्रम का उल्लेख नहीं किया, श्रम संघों का उल्लेख नहीं किया। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो ये रहा एक संगठन, ठीक है, संगठन में भाई आप जानते हो लोग होते हैं, काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मेयो है, एल्टन मेयो है, इन्होंने भाई प्रबंधक यानी कि मैनेजर का तो पक्ष ले लिया इन्होंने, मैनेजर को तो बता दे कि मैनेजर को ऐसा 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 होना चाहिए, लेकिन श्रमिकों के बारे में नहीं बताया कि भाई श्रमिकों को कैसा होना चाहिए। मैनेजर को तो बता दे तुमने कि मैनेजर अच्छा बिहेव करे श्रमिकों के साथ, अच्छे व्यवहार करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे सुने, लेकिन श्रमिकों के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया भाई। तो ऐसी भाई आलोचना कर रहे हैं आलोचना करने वाले लोग, ठीक है। अगला भाई लास्ट पॉइंट है आपका इसमें, सॉरी मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। तो लास्ट पॉइंट है भाई हमारा, अब भाई लास्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं जो श्रमिक होता है, मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भाई जो श्रमिक होता है अगर वो ज्यादा भाई संतुष्ट होगा यानी कि उसका ज्यादा ध्यान रखा जाएगा तो श्रमिक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। ऐसा किसने कहा था भाई, एल्टन मेयो ने कहा था, ठीक है। अब इस चीज को भाई ये बेल नाम के एक व्यक्ति थे, बेल भाई आप इन्हें कुछ और मत समझ लेना, बेल एक इंसान का नाम है, ठीक है ना, ये एक पढ़े लिखे इंसान थे, इनका नाम था। इन्होंने क्या बोल दिया भाई इस चीज को गाय समाजशास्त्र कह दिया। अब गाय समाजशास्त्र से क्या मतलब है भाई, गाय समाजशास्त्र से भाई इनका मतलब ये है कि जो एल्टन मेयो है ये कह रहे हैं कि भाई श्रमिक को तुम संतुष्ट रखो, यानी कि श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भलाई के बारे में सोचो, तो ये उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो बेल ने भाई ये चीज़ बोल दी कि श्रमिक गाय समाजशास्त्र का ये जो चीज़ है एक गाय समाजशास्त्र है, यानी कि गाय की तरह ही है, एक तुम गाय को जैसे खिलाते चले जाते हो भाई, ठीक है, और वो ज्यादा काम करते चले, तो इसी तरीके से तुम इसे सुविधा दे चले जा रहे हो तो ये काम भी ज्यादा करते चले जा रहे हैं। और इस चीज से भाई एक चीज क्या पता लगती है, प्रबंधकों की चालाकीपूर्ण प्रवृत्ति पता लगती है, चालाकीपूर्ण प्रवृत्ति प्रबंधकों की यानी कि मैनेजरों के बारे में पता लगता है। भाई मैनेजर अच्छी सुविधा क्यों दे रहे हैं, इनसे अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं, काम निकलवाने के लिए। भाई गाय बन गए वो मैनेजर जो है, वो गाय बन गए हैं भाई काम निकालने के लिए, यानी कि अब वो इनके बारे में कुछ बुरा भला कुछ नहीं कह रहे, दोस्ती यारी कर रहे हैं, समझ रहे हो, सीधे बन गए बिल्कुल मैनेजर जो है। जबकि पहले मैनेजर कैसे हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजर हुआ करते थे, ठीक है ना, अब बिल्कुल सीधे हो गए काम निकलवाने के लिए। तो इन्हीं इसी चीज को कहा है भाई गाय समाजशास्त्र, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भाई ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आप लोगों को मेरी टीचिंग कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ भाई गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी मिसप्रिंटिंग वगैरह हुई, मैंने भी देखी, नोटिस करी, और आप लोगों को बताया कहाँ कहाँ पे क्या करना चाहिए। और अपने कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उन्हें अप्लाई करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।